अध्याय 241 अच्छा नहीं। बूढ़े डॉक्टर की तलवार की आभा की तीक्ष्णता को भांपते हुए नुकीली नाक वाले बुजुर्ग का दिल भय से भर गया। तलवार की आभा इतनी तेजी से और अचानक आई कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। वह असहाय होकर देखता रहा जैसे ही तलवार की आभा उसकी ओर बढ़ी। सौभाग्यवश ठीक उसी नाजुक क्षण में उसके शरीर से रक्त प्रकाश की एक किरण निकली जो तलवार की आभा से टकरा गई। धड़ाम, दबी हुई आवाज के साथ रक्त की रोशनी बिखर गई, लेकिन वह तलवार की आभा को रोकने में कामयाब रही। उसके शरीर पर केवल एक मामूली घाव रह गया। हालांकि जहां एक और टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग के पास एक सुरक्षात्मक खजाना था, वहीं उसके बगल में काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उस बूढ़े डॉक्टर की तलवार की आभा अद्वितीय थी। हालांकि वह सतर्क था, फिर भी वह इससे पूरी तरह बच नहीं सका। जैसे ही तलवार की आभा गुजरी, काले वस्त्रधारी आकृति से एक हाथ नीचे गिर गया। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति के कटे हुए हाथ के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को तुरंत सील कर दिया, जिससे रक्तस्राव रुक गया। मेरा हाथ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने कटे हुए हाथ को घूरकर देखा। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अत्यधिक सतर्क रहने के बावजूद वह बूढ़े व्यक्ति की तलवार की आभा से बच नहीं पाएगा और अपना एक हाथ खो देगा। ये ज्ञात है कि यद्यपि पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कटे हुए अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं है। एक हाथ खोने का मतलब था कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो जाएगा। चिंता मत करो, उन्हें मारने के बाद मैं तुम्हारा हाथ फिर से जोड़ दूंगा, टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग ने कहा। हम नुकीली नाक वाले बुजुर्ग के शरीर पर खून की हल्की रोशनी को अपने गुरु की तैयार तलवार की आभा को रोकते हुए देखकर लू किंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। तभी उनकी दृष्टि में कुछ पंक्तियां दिखाई दीं। वू युआन, फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग, निर्दयी और बेहद स्वार्थी। साधना, पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में छोटी सफलता, महान सफलता से एक कदम दूर। जल गुण वाली पूर्व स्वर्गीय सच्ची ऊर्जा। एक बार उसने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर एक प्राचीन दुष्ट साधक की गुफा का पता लगाया और दुष्ट साधना की विरासत प्राप्त की। उसके पास एक टूटा हुआ प्राचीन जादुई हथियार ब्लड सोल बैनर है। ब्लड सोल बैनर। टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग के बारे में जानकारी देखकर लू किंग थोड़ा चौंक गया। इस बूढ़े व्यक्ति के पास एक जादुई हथियार था और ऐसा लगता था कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने गुरु की तलवार की आभा को रोक सका। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह जादुई हथियार की कितनी शक्ति का उपयोग कर सकता था। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट ब्लड रिफाइनिंग सोल फॉर्मेशन की स्थापना क्यों कर सका। उन्हें प्राचीन दुष्ट साधना की विरासत प्राप्त हुई थी। तलवार की आभा कितनी शक्तिशाली है। अपने छोटे भाई की चोट का थोड़ा इलाज करने के बाद टेढ़ी नाक वाले बड़े भाई ने बूढ़े डॉक्टर को अब किसी तिरस्कार के भाव से नहीं, बल्कि केवल भय के भाव से देखा। हालांकि उसके छोटे भाई ने उसे उस बूढ़े व्यक्ति की गहन तलवारबाजी और भयानक तलवार की आभा के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन बूढ़े डॉक्टर के पिछले तलवार के वार ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उस बूढ़े व्यक्ति की तलवारबाजी वास्तव में बहुत उन्नत स्तर की थी। ब्लड सोल बैनर की स्वचालित सुरक्षा के बिना वह तलवार के उस वार से गंभीर रूप से घायल हो सकता था। गुरुजी, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास कोई जादुई खजाना है, आपको सावधान रहना चाहिए, लू किंग ने धीरे से याद दिलाया। हम। बूढ़े डॉक्टर ने हल्के से सिर हिलाया। लाल बत्ती दिखाई देने पर उसे भय का भी एहसास हुआ, जो इस बात का संकेत था कि यह कुछ बेहद बुरा और भयानक था। हालांकि चूंकि बूढ़े डॉक्टर ने दिव्य क्षेत्र को छिपाया नहीं था, इसलिए टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग ने लू किंग की बातें सुन लीं। बड़े ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए लू किंग को घूरकर देखा। बच्चे, लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। तुमने थोड़ी देर पहले अपने तीरों से मेरे फॉर्मेशन नोड्स को नष्ट कर दिया था, है ना? आखिर तुम हो कौन? लू किंग ने उसकी बातों को अनसुना कर तलवार लिए हुए व्यक्ति की ओर रुख किया। वरिष्ठ, मैं और मेरे गुरु इन दोनों को रोकेंगे। आप युन राज्य से बचे हुए साथियों को बचाकर लाएं। मैं उन्हें बचाऊं? तलवार चलाने वाला व्यक्ति स्तब्ध रह गया। युवक स्वामी, कैसा रहेगा अगर मैं और आपके गुरु इन दोनों राक्षसों से लड़ें और आप जाकर उन्हें बचा लें? ऐसा नहीं था कि तलवार चलाने वाला व्यक्ति लू किंग को नीचा समझता था, बल्कि लू किंग अभी बहुत छोटी थी। उसके विरोधी पूर्व दिव्य क्षेत्र में लघु सफलता के दो शक्तिशाली अभ्यासी थे। इसके अलावा मोहू बंधुओं ने स्पष्ट रूप से कुछ दुष्ट साधना की गुप्त विधियां प्राप्त कर ली थीं, जिससे उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। उन्हें खुद भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वे उन्हें हरा सकते हैं। चिंता मत करो, एक आधा विकलांग पूर्व दिव्य साधक मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वरिष्ठ, आपको जाना चाहिए। एक अजनबी होने के नाते युन राज्य के वरिष्ठ शायद मुझ पर भरोसा न करें और मुझे उन्हें बचाने के लिए न भेजें, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप जाएं, लू किंग ने समझाया। तलवार चलाने वाले व्यक्ति ने एक पल सोचा और महसूस किया कि लू किंग की बात में दम है। अगर वह किसी खतरनाक स्थिति में होता और अचानक एक युवक अजनबी आकर उसे बचाने का दावा करता, तो उसे भी उस पर विश्वास करना मुश्किल लगता। लेकिन लू किंग के मोहू भाइयों का सामना करने के विचार से तलवार चलाने वाला व्यक्ति हिचकिचा उठा। कोई किंतु परंतु नहीं, बात पक्की है। वरिष्ठ, सही मौके का इंतजार कीजिए, फिर आगे बढ़िए, लू किंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। छत पर बैठा टेढ़ी नाक वाला बुजुर्ग लू किंग को अपनी ओर से अनदेखा करते हुए और उनके सामने ही भागने की योजनाओं पर चर्चा करते देख गुस्से से हंस पड़ा। उसके बगल में काले वस्त्र पहने खड़ा व्यक्ति क्रोध से कांप रहा था। लू किंग के शब्दों से साफ पता चलता था कि वह उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था।
उन्हें आधा विकलांग कहना उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। उसने लू किंग के सभी अंगों को स्वयं काटकर उसे ये दिखाने का फैसला किया कि वास्तविक विकलांगता क्या होती है। वरिष्ठ, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर a.net वेबसाइट खोजें। टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग और उनके साथी के भावनात्मक उतार चढ़ाव को भांपते हुए लू किंग चिल्लाया। उसने झट से मुट्ठी भर तीर पकड़े और उन्हें तेजी से चला दिया। 7 नुकीले तीर एक रहस्यमय दिशा में आपस में जुड़ते हुए टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग की ओर उड़े। तीरंदाजी की गुप्त तकनीक, लगातार 7 सितारे। ये चाल लू किंग ने इच्छा के क्षेत्र को समझने के बाद चली थी। इसकी शक्ति अपार थी। यह उनकी सबसे शक्तिशाली तीरंदाजी तकनीकों में से एक थी। लू किंग के साथ मिलकर सुरक्षा घेरा तोड़ने में सहयोग करने के कारण तलवार चलाने वाले उस व्यक्ति को उस पर गहरा भरोसा था। उसकी आवाज सुनकर वह तुरंत शहर की सबसे ऊंची इमारत की ओर दौड़ पड़ा। उनकी दिव्य इंद्रियों ने उन्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि उनके शिष्य और संप्रदाय के नेता वहां मौजूद हैं। छोटी मोटी चालें, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग लू किंग के तीरों की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी अवहेलना भी दिखाई। उसके शरीर से रक्त की रोशनी निकली और आगे बढ़कर 7 तीरों को नष्ट कर दिया। उसी समय उसने इशारा किया और खून की रोशनी की एक लकीर तलवार चलाने वाले व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ी। लू किंग मुस्कुराया, मेरी तीरंदाजी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। एक विचार के साथ लाल रोशनी में समा जाने वाले 7 तीर मानो जीवित हो उठे हों, अपनी दिशा बदल ली। वे एक रहस्यमय चाप में मुड़ गए, नुकीली नाक वाले बुजुर्ग को दरकिनार करते हुए काले वस्त्रधारी आकृति की ओर बढ़ गए। लू किंग का निशाना संरक्षित कुबड़ी नाक वाला बुजुर्ग नहीं था, बल्कि एक हाथ वाला काले वस्त्रधारी व्यक्ति था जिसने अभी तक अपनी शक्ति वापस नहीं पाई थी। क्या? काले वस्त्र पहने वह आकृति, जो पहले टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग से कुछ कदम पीछे खड़ी थी, चौंक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू किंग के तीर उनके बड़े भाई को भेदकर सीधे उन पर आ गिरेंगे। हालांकि वह पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में छोटी सफलता के प्रबल अभ्यासी थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उनकी प्रतिक्रिया तेज थी। उसने अपनी छड़ी घुमाई, जिससे एक सुरक्षात्मक काली रोशनी उत्पन्न हुई। घने काले प्रकाश के बीच लू किंग के तीरों के विक्षेपित होने से टकराने की आवाज गूंज उठी, लेकिन एक हाथ न होने के कारण उनका एक हाथ से बचाव करना 2 हाथों से बचाव करने जितना प्रभावी नहीं था। हालांकि उन्होंने 6 तीरों को रोक दिया, फिर भी एक तीर उनके कंधे को भेदते हुए निकल गया और खून बहने लगा। धड़ाम। उसी समय नुकीली नाक वाले बुजुर्ग द्वारा तलवार चलाने वाले व्यक्ति की ओर फेंकी गई रक्त की रोशनी को बूढ़े डॉक्टर की तलवार की आभा ने चीर कर रख दिया। युवा मास्टर की तीरंदाजी वाकई अद्भुत है। तलवार चलाने वाला व्यक्ति हालांकि आगे बढ़ रहा था, लेकिन पीछे की स्थिति पर नजर रखे हुए था। लू किंग को काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घायल करते देख वह चकित रह गया। हालांकि युवा स्वामी तीरंदाजी में माहिर हैं। उनके दूरगामी हमले शक्तिशाली हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई कठिन है। अगर मोहू भाई उनके करीब आ गए तो ये खतरनाक होगा। मुझे लोगों को जल्दी से बचाना होगा और उनकी मदद के लिए जाना होगा। तलवार लिए हुए वह व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ सराय की ओर तेजी से बढ़ा। जैन, पीछे हटो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने बड़े भाई के रक्तपात के बावजूद तलवार चलाने वाले व्यक्ति को रोकने में विफल होते देख अपना चेहरा बदल लिया और चिल्लाया। उसकी आवाज से पूरा शहर कांप उठा। बच्चे, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग को जब एहसास हुआ कि लू किंग ने उन्हें धोखा दिया है तो उनके चेहरे पर निराशा का भाव आ गया। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था, लेकिन अब तुम सब मर जाओगे। अचानक उसके शरीर से खून के रंग का एक झंडा निकला, जो तेजी से बड़ा होता गया और उसके हाथ में गिर गया। धड़ाम। खून जैसे लाल झंडे को हाथ में लिए नुकीली नाक वाले बुजुर्ग ने जमीन पर छलांग लगाई और उसे जोर से पटक दिया। एक गहरी दबी हुई आवाज गूंजी और झंडे से खून की घनी रोशनी निकली, जो लू किंग और उसके गुरु की ओर सभी दिशाओं में फैल गई। इसकी गति इतनी तेज थी कि लू किंग भी आश्चर्यचकित रह गई। किंग, पीछे हटो। बूढ़े डॉक्टर ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए लू किंग का कंधा पकड़ा और उसे बाहर फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले से अचंभित होकर लू किंग ने इस गति का फायदा उठाते हुए हवा में कलाबाजी मारी। जब वह उतरा तो उसने देखा कि आगे का पूरा इलाका खून की रोशनी से ढका हुआ था। दूरी 100 मीटर से अधिक थी। वह रक्त प्रकाश के किनारे पर खड़ा था, जबकि उसका स्वामी उसी प्रकाश में समाया हुआ था। गुरुजी, लू किंग ने घबराकर पुकारा। चिंता मत करो, ये रक्त प्रकाश मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए। ये रक्त प्रकाश दिमाग को भ्रमित करता है और शरीर को नष्ट करता है। दिव्य वास्तविक ऊर्जा के बिना प्रतिरोध करना कठिन है। मैं इस राक्षस को मारने के बाद बाहर आऊंगा। रक्त के प्रकाश के भीतर से बूढ़े डॉक्टर की शांत आवाज सुनाई दी। सावधान रहें, स्वामी। अपने गुरु के दृढ़ स्वर को सुनकर लू किंग के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि इस बार उसका स्वामी सचमुच क्रोधित है और जब तक वह उस नुकीली नाक वाले बुजुर्ग को मार नहीं डालता तब तक उसे चैन नहीं आएगा। सौभाग्यवश लू किंग ने अपनी क्षमता का उपयोग करके ब्लड सोल बैनर की जांच पहले ही कर ली थी। वह जादुई हथियार महज एक दोषपूर्ण उत्पाद था। उसकी आदि शक्ति भी बहाल नहीं हुई थी। यह उसके स्वामी के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। इसके अलावा उनके गुरु के पास पुण्य का प्रकाश था, जो ऐसे दुष्ट जादुई हथियारों का अभिशाप था।
रक्त की रोशनी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके अलावा लू किंग ये भी देखना चाहता था कि जब उसका गुरु वास्तव में क्रोधित होता है तो वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। सामान्यतया उसका स्वामी शायद ही कभी लड़ता था, कभी कभार वह वेई शानहाई के साथ अभ्यास करता था, लेकिन कुछ ही दांव पेच के बाद आत्मसमर्पण कर देता था, कभी भी गंभीरता से मुकाबला नहीं करता था। इसलिए भले ही लू किंग अपने गुरु के क्षेत्र और उनके तुरुप के पत्तों को जानता था, उसने कभी भी अपने गुरु को अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा था। अगर मास्टर नहीं जीत सकते तो मैं आगे आऊंगा। लू किंग के विचार उसकी कमर पर बंधे ची बैग पर ही अटके रहे। इस परिष्करण और आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण की अवधि के बाद प्राचीन आध्यात्मिक कलाकृति ने अपनी कुछ शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था। घमंडी, मेरे रक्त प्रकाश क्षेत्र में तुम इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हो? बूढ़े, मैं देखूंगा कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग की आवाज खून की रोशनी से आ रही थी। फिर भीतर से शक्तिशाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव फैलने लगे, जिससे संकेत मिला कि दोनों शीर्ष विशेषज्ञ पहले से ही आपस में लड़ रहे थे। मास्टर को दबाया नहीं गया है। अपने गुरु की अबाधित उपस्थिति को महसूस करते हुए लू किंग निश्चिंत हो गया। वह जानता था कि उसके स्वामी के पास अभी भी खेलने के लिए पत्ते बाकी हैं, इसलिए जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु ने बहुत कम युद्ध लड़े हैं, ये लड़ाई उनके लिए एक तरह का प्रशिक्षण हो सकती है, लू किंग ने सोचा। बच्चे, तुम तो पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में भी नहीं हो, अब जबकि तुम्हारा स्वामी मेरे रक्त प्रकाश क्षेत्र में फंसा हुआ है, देखते हैं तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। जैसे ही लू किंग के विचार इस ओर मुड़े, पीछे से एक भयावह आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और मुस्कुराया। मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था, लंगड़े, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुमने मुझ पर चुपके से हमला नहीं किया। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लू किंग के ताने से क्रोधित होकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दहाड़ मारी। उसकी छड़ी एक काली छाया में बदल गई और तेजी से लू किंग की छाती की ओर वार करने लगी। उसने छिपकर हमला नहीं किया था, नहीं सम्मान के कारण, बल्कि इसलिए कि वह अब लू किंग से केवल 1 मीटर की दूरी पर था। इतनी कम दूरी पर लू किंग का तीरंदाजी कारगर नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये सुनकर कि लू किंग पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं था, उसने उसके प्रति अपने तिरस्कार को और भी बढ़ा दिया। जीत के प्रति आश्वस्त होकर उसने छुपकर हमला करने की जहमत नहीं उठाई। वह इस अभिमानी बच्चे को सबसे क्रूर तरीके से नष्ट करना चाहता था। सही समय पर काले वस्त्रधारी आकृति के हमले का सामना करते हुए लू किंग ने अपना शरीर थोड़ा नीचे झुकाया, जिससे उस पर हल्की पीली रोशनी चमक उठी। उसने वार से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे अपने खाली दाहिने हाथ से आगे की ओर मुक्का मारा। क्या ये बच्चा पागल है जो अपने खून के रिश्ते से मेरे हथियार को रोकने की कोशिश कर रहा है? लू किंग को अपने डंडे की ओर नंगे हाथ से मुक्का मारते देख काले वस्त्रधारी व्यक्ति अचंभित रह गया। फिर अगले ही पल उनकी हैरानी सदमे में बदल गई। बूम! जैसे ही लू किंग की मुट्ठी ने लाठी पर प्रहार किया, एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे सफेद धुंध सर्पिलाकार रूप में बाहर की ओर फैल गई। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने लाठी से एक अदम्य शक्ति का अनुभव किया। अपनी दिव्य साधना के बावजूद वह इसे दबा नहीं सका और लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके हाथ में मौजूद छड़ी बुरी तरह कांपने लगी, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह लगभग अपना हाथ खोने ही वाला था। असंभव! 10 कदम से अधिक पीछे हटने के बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने खुद को संभाला। लू किंग को देखते हुए उसकी निगाहें अविश्वास से भरी हुई थीं। अध्याय 242 क्या असंभव है? काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सदमे को देखकर लू किंग मुस्कुराया। उसने अपनी कलाई को हल्के से झटका दिया और लापरवाही से अपने हाथ में पकड़े हुए धनुष को पास के एक सड़क विक्रेता के स्टॉल पर फेंक दिया। फिर उसने अपने कोट में हाथ डाला और दस्तानों की एक जोड़ी निकाली। ये दस्ताने गाय के चमड़े से बने थे और इनकी उंगलियों के जोड़ों पर 1000 गुना उच्च गुणवत्ता वाली स्टील की प्लेटें जड़ी हुई थीं। इन्हें लू किंग ने तीर बनाते समय तैयार किया था, लेकिन आपकी स्टाफ तकनीक में कुछ खूबियां तो हैं। इसने मुझे भी थोड़ी परेशानी में डाल दी। लू किंग ने दस्ताने पहन लिए। हालांकि उसने अपने माथे के एक्यू पॉइंट में मौजूद ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को पिछले मुक्के से बचाया था, फिर भी उसकी मुट्ठी में दर्द हो रहा था। दस्ताने पहनने के बाद उसने संतुष्टि से अपनी कलाई मोड़ी और आगे देखा। लेकिन यह मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। मैंने हाल ही में कुछ नई तकनीकें ईजाद की हैं और उन्हें आजमाना चाहता था। मुझे डर था कि आप मुझसे कुछ मुक्के झेलने के लिए बहुत ज्यादा घायल हो जाएंगे। अब ऐसा लगता है कि आपकी ताकत मेरी कल्पना से कहीं बेहतर संरक्षित है, जो मेरे अभ्यास के लिए उपयुक्त है। लू किंग ने थोड़ा झुककर मुक्केबाजी की मुद्रा बनाई और काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर और टिक पाएंगे। अगर मेरी कुछ मुक्कों से ही आपकी मौत हो गई तो बहुत उबाऊ होगा। घमंडी बच्चा! लू किंग के दुस्साहसी शब्दों को सुनकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति क्रोधित हो गया। हालांकि वह लू किंग की ताकत से हैरान था, लेकिन उनके पिछले टकराव के दौरान उसने महसूस किया था कि लू किंग ने अभी तक प्रीसेलेस्टियल ट्रुची का अभ्यास नहीं किया था और वह प्रीसेलेस्टियल दायरे का योद्धा नहीं था। जन्मोत्तर क्षेत्र के योद्धा द्वारा अपमानित होना काले वस्त्रधारी व्यक्ति को असहनीय लगा। क्रोध में आकर उसने अपनी लंबी छड़ी घुमाई, जिससे छड़ी की छायाओं का एक बवंडर उठा और वह लू किंग पर आंधी की तरह बरस पड़ा। इस बार काले वस्त्रधारी आकृति ने न केवल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी दिव्य ऊर्जा को भी जलाकर एक विस्फोटक गुप्त तकनीक का प्रयोग किया। उसने सचमुच अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अब उसके मन में लू किंग को यातना देने का ख्याल नहीं था। अब तो वह बस एक ही वार में लू किंग को कुचलकर मांस का पेस्ट बना देना चाहता था।
अच्छा, ये तो और भी दिलचस्प है। कर्मचारियों की छायाओं के तूफान का सामना करते हुए लू किंग अविचलित रहे। उनकी आंखों में युद्ध का दृढ़ संकल्प प्रज्वलित था। एक हल्के से विचार के साथ उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट में स्थित ताबीज से एक सुनहरी रोशनी हल्की सी चमक उठी, जबकि पृथ्वी आत्मा मोती धीरे धीरे घूमने लगा। पल भर में उसकी त्वचा पर एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। एक शक्तिशाली शक्ति ने उसे व्याप्त कर लिया था। अपनी इस अद्वितीय शक्ति के साथ लू किंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसके नीचे की जमीन फट गई। उसकी दाहिनी मुट्ठी, जो पहले उसकी कमर पर थी, अचानक गायब हो गई और सामने घनी छायाओं की ओर जोरदार प्रहार किया। गर्जन। जैसे ही मुक्का मारा गया, लू किंग से एक शक्तिशाली बाघ की दहाड़ निकली, जो पूरे शहर में गूंज उठी और सब कुछ हिलाकर रख दिया। उसके सामने की हवा पूरी तरह से संकुचित हो गई, जिससे एक सफेद धुंध का निर्माण हुआ और एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई, जो असंख्य कर्मचारियों की छायाओं की ओर बढ़ गई। धमाका। हिंसक मुट्ठी की झटकेदार तरंग काले वस्त्रधारी आकृति द्वारा निर्मित असंख्य लाठी की छायाओं से टकरा गई। एक तरफ दिव्य ऊर्जा से निर्मित मूर्त परछाइयां थीं, दूसरी तरफ शुद्ध भौतिक बल से उत्पन्न एक शक्तिशाली आघात तरंग थी, जो वातावरण को संकुचित और विकृत कर रही थी। अपनी अलग अलग प्रकृति के बावजूद दोनों में अपार शक्ति निहित थी। उनकी टक्कर ने एक और भी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। भयंकर तूफान की हवाओं के कारण उनके बीच वाली सड़क के दोनों ओर के कई घर ढह गए। क्लैंग। भयंकर विस्फोट के बीच अपनी प्रबल आत्मा संवेदन क्षमता के मार्गदर्शन में लू किंग ने असंख्य छड़ी की छायाओं के बीच छिपी हुई काले वस्त्रधारी आकृति की दिव्य हथियार छड़ी का सटीक पता लगाया और उस पर प्रहार किया। उसके शरीर से एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे दिव्य हथियार वाली छड़ी तेजी से मुड़ गई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novemberalf.ir.net वेबसाइट खोजें। काले वस्त्रधारी आकृति अपना संतुलन नहीं बनाए रख सकी। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और जैसे ही वह पीछे की ओर गिरा, छड़ी उसके हाथ से छूटकर कई घरों को भेदती हुई गायब हो गई। हालांकि काले वस्त्रधारी व्यक्ति को इस समय अपने दिव्य हथियार की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि लू किंग ने मुक्के से अपना हथियार हवा में उछालने के बाद फिर से आगे कदम बढ़ाया, जिससे उसके नीचे की जमीन फट गई और वह तुरंत काले वस्त्रधारी आकृति के सामने प्रकट हो गया। इंतजार। लू किंग की ठंडी, हत्यारी आंखों को देखकर काले वस्त्र पहने हुए वह व्यक्ति, जिसने अपना हथियार खो दिया था और अभी भी हवा में था, अत्यधिक भयभीत हो गया और जल्दी से चिल्लाया, मरना। लेकिन यह व्यर्थ था। लू किंग की आंखें ठंडी थीं और उसकी मुट्ठियां अनगिनत परछाइयों में बदल गईं और काले वस्त्रधारी आकृति के शरीर पर जा लगीं। बैंग बैंग बैंग। मुक्कों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पलक झपकते ही लू किंग ने न जाने कितने मुक्के मारे, सभी काले वस्त्रधारी आकृति पर लगे, जिससे उसका दिव्य शरीर मुड़ गया और विकृत हो गया, जिससे वह हवा में लटक गया और नीचे गिरने में असमर्थ हो गया। धड़ाम। लगातार 3 सांसों तक मुक्के बरसाने के बाद लू किंग ने आखिरकार अपनी मुट्ठियां पीछे खींच लीं और रुक गया। जैसे ही अनगिनत मुट्ठियों की परछाइयां गायब हुईं, काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का शरीर जमीन पर गिर गया, लेकिन उनकी हालत बेहद दुखद थी। उसके सिर के नीचे का पूरा शरीर उसके अंगों सहित पूरी तरह से मुड़ा हुआ और विकृत था, जिसमें मांस का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। उसकी हड्डियां और आंतरिक अंग भी चकनाचूर हो गए थे। वह एक टूटे हुए बोरे की तरह जमीन पर बेजान पड़ा था, अपना सिर उठाने में असमर्थ था। इसके बावजूद काले वस्त्रधारी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। पूर्व स्वर्गीय लोक की छोटी सी उपलब्धि हासिल करने से मिली उनकी मजबूत इच्छाशक्ति ने उनके शरीर के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बावजूद उनकी चेतना को अस्थायी रूप से बरकरार रखा। लेकिन इस समय उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल अविश्वास और भय था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक मामूली नौजवान से इतनी आसानी से हार गया था। लू किंग ने अभी अभी जिस शक्ति और मार्शल आर्ट का स्तर दिखाया था, उससे वह भयभीत हो गया था। अपने लंबे जीवन में उन्होंने कभी ऐसी भयंकर मार्शल आर्ट नहीं देखी थी। ये कल्पना करना कठिन था कि इतनी कम उम्र में लू किंग ने ऐसे कौशल कैसे विकसित किए थे। क्या ये लड़का वास्तव में इंसान था? एक क्षण के लिए काले वस्त्रधारी व्यक्ति के मन में लू किंग एक राक्षस की तरह दिखाई दी। कितनी अफसोस की बात है। लू किंग काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने खड़ी थी और शांत भाव से उसे देख रही थी। मुझे लगा था कि तुम मेरे कुछ दांव सीखकर मुझे अपने कौशल को निखारने में मदद कर सकते हो, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम एक भी दांव नहीं सीख पाओगे। लगता है मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा आंका था। प्रीसेलेस्टियल दायरे के एक छोटे मोटे उपलब्धि विशेषज्ञ के रूप में आप मेरी कल्पना से कहीं अधिक कमजोर हैं। शायद मुझे अपने मालिक को पहले ही तुम्हारा हाथ बख्शने देना चाहिए था। उफ। ये सुनकर पहले से ही बेहद दुखी काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने गुस्से से भरकर खून थूक दिया। तुम किस तरह के राक्षस हो? काले वस्त्रधारी आकृति, जो अब मुश्किल से अपना सिर हिला पा रही थी और मुश्किल से बोल पा रही थी, अपनी बची हुई आत्मिक शक्ति का उपयोग करके ही अपनी आवाज प्रसारित कर पा रही थी। मैं तो बस एक राहगीर था, लू किंग ने हल्के से कहा। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें सीधे मारने के बजाय जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्यों? काले वस्त्रधारी व्यक्ति असमंजस में था। लू किंग की मार्शल आर्ट की बदौलत वह उस मुक्के से उसे मार सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसके सिर पर वार नहीं किया, जिससे उसकी जान बच गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जीवन का इस्तेमाल तुम्हारे भाई को धमकाने के लिए करना चाहता हूँ ताकि वह मेरे मालिक को रिहा कर दे? काले वस्त्रधारी व्यक्ति को अचानक एहसास हुआ। उसने तुरंत कहा, मेरे युवा मित्र, तुम सही कह रहे हो। मैं और मेरा भाई साथ पले बड़े हैं और भाइयों की तरह घनिष्ठ संबंध रखते हैं। यदि तुम मुझे अपने स्वामी के बदले में इस्तेमाल करोगे तो वह अवश्य सहमत हो जाएगा। अपने अपंग शरीर के बावजूद काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति में जीवित रहने की प्रबल इच्छाशक्ति थी।
एक प्राचीन दुष्ट साधक की विरासत प्राप्त करने के बाद वह जानता था कि जब तक उसकी चेतना बनी रहेगी तब तक आशा बनी रहेगी। उनकी वर्तमान स्थिति में भी उनके ठीक होने की संभावना थी। जब तक उसके भाई की दिव्य क्षमता पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वह ब्लड सोल बैनर का उपयोग करके उसके शरीर को पुनर्स्थापित करने में उसकी मदद कर सकता था। इसलिए जब तक आशा की एक किरण भी बाकी थी वह हार नहीं मानेगा। मेरे मालिक के बदले में तुम अपने भाई को जरूरत से ज्यादा समझ रहे हो, लू किंग ने अपने सामने खड़े उस दयनीय व्यक्ति पर व्यंग्य करते हुए कहा। मैंने तुम्हारी जान इसलिए बख्शी क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था ताकि तुम कुछ समझ के साथ मर सको। इसके साथ ही लू किंग ने काले वस्त्रधारी आकृति के सामने एक जेड का लटकन फेंक दिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति, जो पहले तो लू किंग के शब्दों से चिंतित था, जेड पेंडेंट को देखकर स्तब्ध रह गया। यह जेड का पेंडेंट? जी हाँ, यह आपके प्यारे परपोते मोजुवान का निजी जेड पेंडेंट है। ओह, मैं बताना भूल गई, उसे मैंने ही मारा था। लू किंग ने शांत भाव से कहा। मैंने उसका सिर उसके सीने में बुरी तरह कुचल दिया था। यह आप थे? अरे राक्षस, तुमने मेरे मोजुवान को मार डाला। अरे, हम तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति अब अपना संयम बनाए नहीं रख सका। उसके सिर से तीव्र आत्मिक उतार चढ़ाव निकल रहे थे। उसकी आंखें खून से लाल थीं, तीव्र आक्रोश और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, मानो वह एक असली भूत हो। लेकिन इससे लू किंग पर जरा भी असर नहीं पड़ा। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, मानो किसी बात का इंतजार कर रहा हो और उस शख्स को बड़बड़ाने दे रहा था। 10 से अधिक सांसें लेने के बाद लू किंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने अभी भी गुस्से में भरे मुखिया की ओर मुड़कर कहा, बस करो, नाटक करना बंद करो। तुम्हारा भाई बाहर आने ही वाला है। देखते हैं कि क्या वह तुम्हें बचा सकता है। काले वस्त्रधारी आकृति की पागल आत्मा की हलचल अचानक रुक गई। रक्त प्रकाश क्षेत्र में एक क्रोधित आवाज गूंजी। पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र, जल और अग्नि तलवार की शक्ति, ये कैसे संभव है? उसी समय रक्त प्रकाश क्षेत्र के भीतर एक तेज रोशनी चमकी। एक जबरदस्त तलवार की शक्ति ने सब कुछ दबा दिया। लाल और सफेद तलवार की ऊर्जा आकाश में फैल गई और रक्त प्रकाश क्षेत्र को 2 हिस्सों में काट दिया। जैसे ही खून की रोशनी फीकी पड़ी, अंदर का दृश्य सामने आ गया। लू किंग और अन्य लोगों की नजर सबसे पहले तबाह हुई सड़क पर पड़ी। केंद्र में 2 आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एक के हाथ में खून के रंग का झंडा था, दूसरे के हाथ में एक लंबी तलवार। वे कोई और नहीं बल्कि टेढ़ी नाक वाला बुजुर्ग और बूढ़ा डॉक्टर थे। लेकिन पहले की तुलना में दोनों में काफी बदलाव आ चुका था। बूढ़े डॉक्टर का चेहरा चिकना था, बाल काले थे। तेज तलवार चलाने का इरादा प्रदर्शित करते हुए उसके कपड़े सही सलामत थे। वह दशकों छोटा दिख रहा था, मानो कोई अधेड़ उम्र का आदमी हो। जहाँ तक टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग की बात है, उनकी हालत कहीं ज्यादा खराब थी। उसके कपड़े किसी भिखारी की तरह फटे हुए थे। उसका शरीर खून से लथपथ घावों से भरा था, बाल बिखरे हुए थे। वह जोर जोर से हौंफ रहा था और उसमें अब वह अहंकार नहीं बचा था जो कभी उसमें हुआ करता था। उसके हाथ में मौजूद ब्लड सोल बैनर भी 2 टुकड़ों में टूट गया था। उसकी सतह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उसकी जीवन शक्ति अपने सबसे निचले स्तर पर थी, विलुप्त होने के कगार पर थी। भाई, अपने भाई की दयनीय हालत देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अविश्वास भरी आत्मा की तरंग उत्सर्जित की। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका भाई, जिसके पास ब्लड सोल बैनर था, हार गया था। टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग ने आत्मा की लहर महसूस की और उधर देखा। पहले तो वह स्तब्ध रह गया, फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। भाई, तुम भी हार गए। ये गुरु शिष्य सचमुच राक्षस हैं। कड़वी मुस्कान के बाद नुकीली नाक वाले बुजुर्ग ने बूढ़े डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप न केवल संपूर्ण दिव्य लोक को समझ लेंगे, बल्कि जल और अग्नि दोनों दिव्य ऊर्जा को भी ग्रहण कर लेंगे और उन्हें आपस में मिला लेंगे। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। टेढ़ी नाक वाला बुजुर्ग सचमुच हैरान रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया में ऐसा कोई विचित्र व्यक्ति भी मौजूद होगा। अभी भी पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र की एक छोटी सी उपलब्धि में है, फिर भी एक संपूर्ण पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र को समझने में सक्षम है। ये जानना संभव है कि यह क्षेत्र केवल पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धि में पूर्ण युद्ध कौशल के विशेषज्ञों के लिए ही सुलभ था। इसके अलावा उस बूढ़े डॉक्टर ने न केवल 2 विरोधी तलवार की शक्तियों में महारत हासिल की, बल्कि उन्हें पूरी तरह से एकीकृत भी किया, जिससे उनकी शक्ति परस्पर बढ़ गई। इन कारनामों ने टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग की मार्शल आर्ट की समझ को पूरी तरह से उलट दिया, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। बुजुर्ग की सच्ची प्रशंसा सुनकर बूढ़ा डॉक्टर चुप रहा और ठंडे भाव से उसे घूरता रहा। ऐसे दुष्ट व्यक्ति के लिए, जो मानव जीवन को कुछ भी नहीं समझता था, उसे किसी भी प्रकार की बातचीत की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। टेढ़ी नाक वाले उस बुजुर्ग को बूढ़े डॉक्टर के रवैये की कोई परवाह नहीं थी। जीतने वाला राजा होता है, हारने वाला डाकू। अब पराजित होने के कारण उसे कोई अधिकार नहीं था। महोदय, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। हालांकि मुझे एक बात जाननी है। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं कुछ शांति से मर सकूं? बूढ़े डॉक्टर की आंखें थोड़ी सी झपकीं और उन्होंने ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे। क्या बात है? मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि आपको यहां आकर मेरे भाई और मुझे ब्लड सोल बैनर को परिष्कृत करने से रोकना है। ये बात बुजुर्ग व्यक्ति को समझ में नहीं आई। उस बूढ़े डॉक्टर जैसा उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट अज्ञात नहीं होना चाहिए, लेकिन वह किसी ऐसे पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा के बारे में नहीं सोच सका जो उसके बराबर का हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अविश्वसनीय रूप से संयोग था कि इतना शक्तिशाली योद्धा यूनझोउ में प्रकट हुआ और सबसे नाजुक क्षण में उनके ब्लड सोल बैनर अनुष्ठान को बाधित कर दिया।
ये संयोग इतना बड़ा था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन बुजुर्ग को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा डॉक्टर उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। मरते हुए व्यक्ति को इतनी जानकारी की जरूरत नहीं होती। तुम बुराई का अभ्यास करते हो, जिंदगियों को नुकसान पहुंचाते हो और मौत के ही हकदार हो। शांति से चले जाओ। इसके साथ ही तलवार की रोशनी चमकी और उसने नुकीली नाक वाले बुजुर्ग का सिर धड़ से अलग कर दिया। अध्याय 243 वरिष्ठ भाई। टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति का एक ही तलवार के वार से सिर धड़ से अलग होते देख काले वस्त्रधारी आकृति स्तब्ध रह गई और उसने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक प्रचंड लहर उत्सर्जित की। उसी समय उसका दिल लगभग डूब गया। उसका बड़ा भाई भी मर चुका था, वह भी निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा। लू किंग भी अपने गुरु की अचानक की गई इस घातक कार्रवाई से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। ऐसा प्रतीत होता था कि इन भाइयों के क्रूर कृत्यों से उनका स्वामी वास्तव में इतना क्रोधित हो गया था कि उसने इतना निर्णायक कदम उठा लिया। क्योंकि टेढ़ी नाक वाला बूढ़ा आदमी मर चुका था, इसलिए दूसरे को बख्शने की कोई जरूरत नहीं थी। काले वस्त्रधारी आकृति की विनती भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए लू किंग ने एक कंकड़ उछाला, जो उसकी भौहों को भेदते हुए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया और उसे पूरी तरह से मार डाला। इस प्रकार फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के सबसे बड़े सहारा, दो पूर्व स्वर्गीय महापुरुष, दोनों लू किंग और उसके गुरु के हाथों मारे गए। हालांकि अपराधियों को खत्म कर देने के बावजूद लू किंग को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। टेढ़ी नाक वाले बूढ़े आदमी का सिर काटने के बाद बूढ़ा डॉक्टर और भी कम चिंतित महसूस कर रहा था। वह चुपचाप खड़ा रहा। मालिक। लू किंग ने देखा कि उसके गुरु का मूड अच्छा लग रहा था और उसने धीरे से उन्हें पुकारा, आह किंग, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि जब दिव्य दाव की ध्वनि गूंजी तो मुझे वह पूर्वाभास क्यों हुआ था। बूढ़े डॉक्टर ने अचानक बोलना शुरू किया। लू किंग अचंभित रह गई। दुनिया में हो रहे बदलाव केवल कृषि परिवेश से ही संबंधित नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में भी बदलाव आ रहे हैं। पुनर्जीवन केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की बुरी ऊर्जाओं को भी पुनर्जीवित करता है, जो मन को विचलित कर सकती हैं। दिव्य नियमों में हुए बदलावों ने मार्शल आर्ट के कभी धुंधले से दिखने वाले मार्ग को स्पष्ट कर दिया है, जिससे उन्नति की अधिक संभावनाएं खुल गई हैं। सफलता पाने के लिए कुछ मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि वर्जनाओं को भी तोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि पवित्र पर्वत द्वारा निर्धारित नियम जल्द ही बेकार हो जाएंगे। लू किंग चुप रही। वह जानता था कि उसका स्वामी सही था। मार्शल आर्टिस्ट हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जुनूनी रहते हैं। विश्व में हो रहे परिवर्तनों और आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ मार्शल आर्ट का मार्ग अधिक आशाजनक हो गया है, विशेष रूप से पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्टों में असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए अपनी बाधाओं को पार करने और उच्च स्तरों तक पहुंचने की महत्वपूर्ण संभावना है। यदि इसे उचित समझ और प्रगति के साथ किया जाए तो ये ठीक रहेगा। आशंका यह है कि कुछ पूर्व स्वर्गीय मार्शल आर्टिस्ट गुप्त रास्ते अपना सकते हैं और जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के भाई अपने आप को मजबूत करने के लिए जीवन का बलिदान करते हैं, रक्त और आत्माओं को लूटते हैं। ये दुनिया के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। जहाँ तक पवित्र पर्वत के फरमानों का सवाल है, जब दुनिया स्थिर थी और शक्तियाँ संतुलित थीं, तब ये फरमान प्रभावी हो सकते थे। लेकिन अब दुनिया में हो रहे बदलावों और नियमों में भीड़ के साथ हर ताकत अपने फायदे के लिए साजिश रच रही है। ऐसे में कौन उन तथाकथित फरमानों पर ध्यान देगा? पवित्र पर्वत स्वयं ही शायद पहले से ही भार से भर गया हो। अन्यथा युन राज्य में फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय द्वारा मचाई गई इतनी उथल पुथल के बावजूद पवित्र पर्वत से कोई भी प्रकट क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि तियांजी टावर, जो पवित्र पर्वत के नियमों का पालन करने और असाधारण रूप से त्वरित समाचार देने के लिए जाना जाता है, ने भी कोई शिष्य नहीं दिखाया है। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि जोंगझोउ में वास्तव में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण पवित्र पर्वत अन्य राज्यों के मामलों की परवाह करने में असमर्थ हो गया है। गुरुजी, ऐसा लगता है कि दुनिया की स्थिति में आए बदलावों को समझने के लिए हमें जल्द ही जोंगझोउ पहुंचना होगा। लू किंग ने कहा। ठीक है, यहाँ सब कुछ सुलझते ही हम तुरंत रवाना हो जाएंगे। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। जोंगझोउ दुनिया का सबसे समृद्ध स्थान है, जिसका आकार अन्य राज्यों के कुल योग के बराबर है। केवल वहीं हम देख सकते हैं कि दुनिया वास्तव में कैसे परिवर्तित हुई है। वरिष्ठ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जब लू किंग और उसके गुरु बात कर रहे थे, तभी उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह तलवार चलाने वाला व्यक्ति था। वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? तलवार लिए हुए वह व्यक्ति कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक बूढ़े डॉक्टर को देखकर वह रुक गया। इससे पहले बूढ़े डॉक्टर ने रक्त प्रकाश क्षेत्र को भेदने के लिए अपनी ऊर्जा और आत्मा को चरम अवस्था तक पहुंचाया था और पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में पहली बार पहुंचने पर अपने मध्य आयु वाले रूप में लौट आए थे। ये देखकर तलवार चलाने वाला व्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। चिंता मत करो, दोनों खलनायक मारे जा चुके हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े डॉक्टर ने जवाब दिया और अपनी ऊर्जा समेटते हुए उनके बाल धीरे धीरे फिर से सफेद हो गए और जल्द ही वे अपने पहले वाले रूप में लौट आए। ये देखकर तलवार चलाने वाले व्यक्ति को समझ आ गया कि बूढ़े डॉक्टर ने जानबूझकर बुढ़ापे का रूप धारण किया हुआ है, लेकिन उसने तुरंत इस बात को नजरअंदाज कर दिया और बूढ़े डॉक्टर की बातों से हैरान रह गया। वरिष्ठ, आपने कहा था कि आपने मोहू भाइयों को मार डाला है। तलवार लहराते हुए उस व्यक्ति को अचानक एक एहसास हुआ और उसकी बात बीच में ही रुक गई। तभी उसने जमीन पर टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति और काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के शव देखे और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दो बदमाश जिन्होंने बेरहमी से जिंदगियां तबाह की, मौत के हकदार हैं।
बूढ़े डॉक्टर ने उदासीनता से कहा, लेकिन आपके शिष्य और यून राज्य के साथी मार्शल आर्टिस्ट कैसे हैं? तलवार लहराते हुए व्यक्ति ने अपनी स्तब्ध निगाहें हटा ली। उसके चेहरे पर दुख का भाव आ गया। उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनमें से आधे मोहू भाइयों द्वारा मारे गए हैं। बचे हुए लोगों की अधिकांश ऊर्जा और अस्थि मज्जा को बुरी तकनीकों द्वारा निचोड़ लिया गया है और कमजोर शरीर वाले लोग मृत्यु के कगार पर हैं। मैंने फिलहाल सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके उनकी चोटों को स्थिर कर दिया है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ आज जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर ऐसा न होता तो वह सराय में इतना समय नहीं बिताता। अरे, बात इतनी गंभीर है? बूढ़ा डॉक्टर चौंक गया और तुरंत बोला, चलिए देखते हैं। मुझे कुछ चिकित्सा कौशल आते हैं, शायद मैं मदद कर सकूं। वरिष्ठ, क्या आप चिकित्सा जानते हैं? तलवार लहराते हुए व्यक्ति ने खुशी से कहा। उस बुजुर्ग डॉक्टर की गहन साधना को देखते हुए उनके चिकित्सा कौशल असाधारण होने चाहिए। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। देरी न करें, आगे बढ़ें। वरिष्ठ महोदय, कृपया मेरे पीछे आइए। तलवार लिए हुए उस व्यक्ति ने मोहू भाइयों के शवों पर आखिरी नजर डाली और फिर आगे बढ़ गया। अपना धनुष वापस लेने के बाद लू किंग अपने गुरु के पीछे चल पड़ा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नेट वेबसाइट खोजें। तीनों जल्द ही सराय में पहुंचे और अंदर प्रवेश करते ही बिखरे हुए शवों को देखकर लू किंग और बूढ़ा डॉक्टर स्तब्ध रह गए। उन्होंने इन शवों को मार्शल आर्टिस्टों के रूप में पहचाना, जिनकी हत्या उस टेढ़ी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने बुरी तकनीकों का उपयोग करके की थी। हालांकि उन्हें अपनी मौत इतनी भयावह होने की उम्मीद नहीं थी। महान बुजुर्ग सीनियर यान लू किंग और अन्य लोगों को प्रवेश करते देख सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु और अन्य लोग जो पालथी मारकर बैठे उपचार कर रहे थे पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन लू किंग और बूढ़े चिकित्सक को देखकर सतर्क हो गए। ये सीनियर चेन और उनका शिष्य हैं, इन्हें जाने दीजिए। सीनियर चेन चिकित्सा में निपुण है, उन्हें बायहुआ महल के शिष्यों की जांच करने दीजिए। तलवार लिए हुए व्यक्ति ने कहा। सिल्वर मून संप्रदाय के गुरु और अन्य लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत रास्ता बना लिया, जिससे उनके पीछे लेटे हुए कुछ लोग दिखाई दिए। ये सफेद कपड़े पहने युवतियां थीं, जो अब बेहोश थीं। उनके चेहरे पीले और मुरझाए हुए थे। उनके कभी काले और चमकदार बाल अब सूखे और सफेद हो गए थे। बूढ़े डॉक्टर ने एक महिला की कलाई पर 2 उंगलियां रखीं और चुपचाप दिव्य ऊर्जा का एक सूत्र भेजकर उसकी स्थिति का जायजा लिया। कुछ ही देर में उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। जैसा कि तलवार चलाने वाले व्यक्ति ने कहा था, इन महिलाओं की हालत बेहद दयनीय थी। उनमें ऊर्जा और रक्त की भारी कमी हो चुकी थी। उनकी नाड़ी कमजोर थी और उनकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। वे सचमुच मृत्यु के कगार पर थे। वरिष्ठ, बायहुआ महल के ये शिष्य कैसे हैं? क्या उनके लिए कोई उम्मीद है? बायहुआ महल के उपमहल प्रमुख ने बूढ़े डॉक्टर से सावधानीपूर्वक पूछा। सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर द्वारा वृद्ध चिकित्सक के प्रति दिखाए गए सम्मान को देखकर उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बूढ़े डॉक्टर ने गंभीरता से कहा और सुई की थैली निकालते हुए लू किंग को निर्देश दिया। आह किंग, दवाइयों का डिब्बा लाओ, मुझे जड़ी बूटियों की जरूरत है। हाँ मास्टर। लू किंग, जो संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में सराय के लोगों पर गुप्त रूप से नजर रख रहा था, अपनी शारीरिक तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से सराय से बाहर निकला और गाड़ी की ओर भागा। अपने गुरु के गंभीर भाव को देखकर लू किंग ने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी भौहें के एक्यू पॉइंट से पृथ्वी गति ताबीज की शक्ति का भी उपयोग किया। जल्द ही वह उनके शिविर में पहुंच गया। युवा मास्टर भाई लू जियाओलिंगजुन। लू किंग को वापस आते देख मागो और बाकी लोग बेहद खुश हुए और उसके चारों ओर जमा हो गए। अभी सवाल मत पूछो, मैं बाद में समझा दूंगा। माँ, ये सामान पैक करो और गाड़ी शहर ले चलो। मास्टर को जान बचाने के लिए दवा की जरूरत है, मैं पहले जाता हूँ। शियायान, अच्छे बच्चे बनकर इधर उधर मत भागना। लू किंग ने उनके सवालों को बीच में ही रोक दिया। एक दवाइयों का डिब्बा उठाया और जंगल में गायब हो गई। मागो और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। माँ, ये आप क्या सोचती हैं? मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मागो से विनम्रतापूर्वक पूछा। छोटे मालिक की बात मानो। अगर उन्होंने हमें बुलाया है तो इसका मतलब है कि शहर सुरक्षित है। चलो तुरंत चलते हैं। मागो ने एक पल सोचा और फिर फैसला किया। ठीक है, जैसा माँ ये कहती हैं। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत सहमति दे दी। मागो ने देखा कि पेड़ पर चढ़ने के बाद से उस मोटे आदमी के रवैये में बदलाव आ गया था। वह अधिक सम्मानजनक और सतर्क प्रतीत हो रहा था। सीनियर जू ने पेड़ पर ऐसा क्या देखा जिससे उनका रवैया इतना बदल गया? मागो को कुछ अंदाजा था, लेकिन उसने उन्हें प्रकट नहीं किया, बल्कि वेई जियान को सामान पैक करना शुरू करने के लिए कहा। दवाइयों का डिब्बा मिलने के बाद लू किंग जल्दी से सराय लौट आए। गुरुजी, मैं औषधियों का संदूक ले आई हूँ। लू किंग ने उसे सौंप दिया। बूढ़े डॉक्टर ने संदूक उठाया, उसे खोला और उसमें से एक सफेद जेट की बोतल निकाली और उसमें से कुछ बूंदें तरल पदार्थ की डालकर बेहोश पड़े बायहुआ महल के शिष्यों के मुंह में डाल दी। लू किंग ने उस तरल को उनके द्वारा तैयार किए गए बहुमूल्य अमृत के रूप में पहचान लिया। ये पेय अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड और 100 साल पुराने जिनसेंग के साथ साथ अन्य दुर्लभ जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है। इसने मैडम वेई को एक गंभीर बीमारी से बचाया था और जहर दिए जाने के बाद वेई जियान को मौत के मुंह से वापस लाया था। औषधि पिलाने के बाद बूढ़े डॉक्टर ने एक्यूपंक्चर शुरू किया और दवा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुइयों का इस्तेमाल किया। जल्द ही बायहुआ महल के शिष्यों के पीले और मुरझाए चेहरों पर रंगत की एक झलक दिखाई देने लगी। उनकी धीमी सांसें भी धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। सराय में मौजूद मार्शल आर्टिस्ट हालांकि कमजोर हो गए थे, फिर भी उनकी निगाहें तेज थीं। वे बायहुआ महल के शिष्यों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देख सकते थे।
कम से कम वे पहले से काफी बेहतर दिख रहे थे। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, बूढ़े डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। बाइहुआ महल के उप महल प्रमुख अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत वृद्ध चिकित्सक को प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, आपने उनकी जान बचाई। हम इस दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वे तत्काल खतरे से बाहर हैं, फिर भी उनके शरीर कमजोर हैं। उन्हें कई महीनों तक आराम करना चाहिए और किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि से बचना चाहिए। ये बात याद रखना, बूढ़े डॉक्टर ने सलाह दी। मैं याद रखूंगा, उप महल प्रमुख ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। बाइहुआ महल के शिष्यों के शरीर से सुइयां निकालने के बाद बूढ़े डॉक्टर ने चारों ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोगों की ऊर्जा और रक्त शक्ति कमजोर हो गई है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी नाड़ी की जांच कर सकता हूं और उपचार बता सकता हूं। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने उस बुजुर्ग डॉक्टर के चमत्कारी चिकित्सा कौशल को देखा था। बाइहुआ महल के शिष्य मृत्यु के कगार पर थे, फिर भी उन्होंने इतने कम समय में उनकी जान बचा ली। उनकी प्रतिभा वाकई असाधारण थी। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर की बुरी तकनीकों से वे बुरी तरह कमजोर हो गए थे। हालांकि वे बच गए, लेकिन उनके शरीर बुरी तरह से कमजोर हो गए थे और वे संभावित छिपी हुई समस्याओं को लेकर चिंतित थे। अब जब इतने कुशल डॉक्टर मदद करने की पेशकश कर रहे थे तो वे मना नहीं कर सके। धन्यवाद सीनियर। अपने गुरु को दूसरों का निदान करते देख लू किंग सराय में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद वह एक शव के सामने रुक गया। अन्य सूखे शवों के विपरीत ये शव ताजा था, जिसे माथे में तलवार घोंपकर मारा गया था और उसका कंधा टूटा हुआ था। यह व्यक्ति फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय का शिष्य प्रतीत होता है। इसने सराय में बंधक बनाने की कोशिश की और मेरी तलवार से मारा गया। तलवार चलाने वाले व्यक्ति ने लू किंग पर नजर रखते हुए समझाया। लू किंग ने सिर हिलाया और पूछा, फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के नेता के बारे में क्या आपने उन्हें देखा? नहीं, तलवार चलाने वाले उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। मोहू की चेतावनी मिलने के बाद वह भाग गया। मैं बाइहुआ महल के शिष्यों का इलाज कर रहा था और मैंने उसका पीछा नहीं किया। वह पश्चाताप करता हुआ प्रतीत हुआ। मोझेन की साधना का स्तर कम नहीं था। उसने अपनी आत्मा शक्ति को परिष्कृत कर लिया था और वह दिव्य लोक के निकट था। अब जबकि वह भाग निकला है, अगर वह पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच गया तो वह भविष्य में खतरा बन सकता है। एक छिपा हुआ पूर्व आकाशीय प्राणी बहुत खतरनाक था। लू किंग ने तलवार चलाने वाले व्यक्ति के पछतावे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके परिणाम भुगतने की जिम्मेदारी उसी की होगी। कुछ क्षणों की झिझक के बाद तलवार लिए हुए व्यक्ति ने अंततः पूछा, युवा स्वामी, क्या आपने मोहू को मार डाला? अध्याय 244 तलवारबाज ने पहले ही मोहू भाइयों की मृत्यु में स्पष्ट अंतर देखा था। टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग का एक ही तलवार के वार से सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और उनके शरीर पर तलवार के कई घाव थे। ये स्पष्ट था कि उसकी हत्या उस बूढ़े डॉक्टर ने की थी। बूढ़े डॉक्टर की पहले से प्रदर्शित जबरदस्त ताकत को देखते हुए टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग को मारना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तलवारबाज को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात मोहू की मौत की हालत थी। उसके सिर को छोड़कर उसका पूरा शरीर बुरी तरह से मुड़ा हुआ और क्षत विक्षत था, पहचान से परे कीचड़ के ढेर जैसा दिख रहा था। एक सचमुच भयावह दृश्य। ये बूढ़े डॉक्टर का तरीका नहीं था, जिससे केवल एक ही संभावना बचती है, मोहू की हत्या लू किंग ने की थी। आखिरकार वहाँ केवल लू किंग और उसके गुरु ही मौजूद थे। तलवारबाज को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा और वह स्वयं इसकी पुष्टि करना चाहता था। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मोहू से मुझे कोई खतरा नहीं था। लू किंग ने सिर हिलाया। वास्तव में युवा मालिक ने ही उसकी हत्या की थी। तलवारबाज को गहरा सदमा लगा। मोहू का हाथ कटा होने और बूढ़े डॉक्टर द्वारा पहुंचाई गई पिछली चोटों के बावजूद वह अभी भी एक कुशल पूर्व दिव्य क्षेत्र का साधक था। फिर भी उसे एक युवक ने मार डाला। इसके अलावा क्या लू किंग अपनी तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध नहीं थे? मोहू की मृत्यु तीरों के बजाय क्रूर बल के कारण हुई प्रतीत होती है। स्तब्ध तलवारबाज के मन में कई सवाल थे, लेकिन लू किंग ने उसे पूछने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि मागो और उसका समूह पहले ही फ्लोइंग क्लाउड टाउन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ क्या हुआ? फ्लोइंग क्लाउड टाउन के प्रवेश द्वार पर मागो और उसके साथी एक रथ को सड़क पर चला रहे थे और भय से चारों ओर देख रहे थे। मानव आकृति के खून के धब्बे और इधर उधर बिखरे हुए कपड़े भयावह रूप से विचलित करने वाले थे, जिससे उन सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लू किंग ने उन्हें पहले अपने पीछे आने नहीं दिया था। इस भयावह दृश्य को देखकर यह स्पष्ट था कि कस्बे में कुछ भयानक घटना घटी थी। गोल मटोल, मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को विशेष रूप से राहत महसूस हुई। सौभाग्यवश बूढ़े डॉक्टर ने पहले ही कस्बे में प्रवेश न करने पर जोर दिया था, अन्यथा कौन जानता है कि कहीं उनके अपने शरीर भी इन खून के धब्बों के बीच न मिल जाते। इस विचार से वह अचानक जम गया। क्या उस बूढ़े डॉक्टर ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी? गुरुजी, हमें कहाँ जाना चाहिए? वेई जियान ने सुनसान सड़कों को देखकर बेचैनी महसूस करते हुए पूछा। एक पल रुकिए। चूंकि युवा मालिक और बूढ़े मालिक शहर में हैं, इसलिए उन्हें हमारे आने का आभास जरूर हो गया होगा। जैसे ही मागो ने बोलना समाप्त किया, एक आकृति उनकी ओर तेजी से बढ़ी और अगले ही पल गाड़ी के सामने प्रकट हो गई। युवा मास्टर, मागो ने गाड़ी रोक दी और खुशी से चिल्लाई। बाकी लोग भी राहत महसूस कर रहे थे। फ्लोइंग क्लाउड टाउन की वर्तमान स्थिति इतनी विचित्र थी कि उन सभी को घबराहट हो रही थी। तुम पहुंच गए, मेरे पीछे आओ, मेरे मालिक वहां हैं, लू किंग ने कहा। युवा स्वामी, इनके बारे में क्या?
मागो ने सड़क पर खून के धब्बों की ओर इशारा किया। वे साधारण नगरवासी थे जिन्हें फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय की दुष्ट विधियों द्वारा रक्त में परिवर्तित कर दिया गया था। चिंता मत करो, उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, लू किंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। हालांकि उसके शब्दों से मागो और अन्य लोग कांप उठे। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट इतना पागल था कि उन्होंने अपने ही शहर के लोगों को निशाना बनाया। गाड़ी लू किंग के पीछे पीछे सराय की ओर चली। रास्ते में उन्हें टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग और एक अन्य व्यक्ति के शवों के साथ साथ तबाह हुई सड़क भी दिखाई दी, जिससे उनका डर और भी बढ़ गया। दोनों शव हालांकि मृत थे, फिर भी एक हल्की सी भयावह आभा उत्सर्जित कर रहे थे। इससे पता चलता है कि वे अपने जीवन में कुशल मार्शल आर्टिस्ट रहे होंगे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवेल फायर नेट की वेबसाइट खोजें। इन शक्तिशाली योद्धाओं के मृत शरीर और लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी सड़क का दृश्य अकल्पनीय था। यहाँ पहले क्या हुआ था? काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शव को दोबारा देखकर लू किंग को कुछ याद आया और उसने मागो से रथ रोकने को कहा। वह एक घर की ओर भागा और तब तक खोजता रहा जब तक उसे वह चीज नहीं मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई काली छड़ी। चल दर। लू किंग लाठी लेकर गाड़ी में वापस आई और उसे लापरवाही से गाड़ी पर रख दिया। बाकी लोगों ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में वे सराय पहुंच गए। रथ की आवाज सुनकर तलवारबाज बाहर आ गया। ये सिल्वर मून संप्रदाय के एल्डर यान है, लू किंग ने परिचय कराया। प्रणाम स्वरूप एल्डर यान, मागो और अन्य लोगों ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। विशेषकर गोल मटोल, मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उनके शिष्य, जो गहरे सदमे में थे। युनझोउ से होने के कारण वे इस क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों से अच्छी तरह परिचित थे। 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक सिल्वर मून संप्रदाय का एक वरिष्ठ व्यक्ति पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। तलवारबाज ने तुरंत कहा, युवा स्वामी के मित्र होने के नाते औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई और होता तो तलवारबाज एक वरिष्ठ विशेषज्ञ के रूप में अपना उच्चतर व्यवहार बनाए रख सकता था, लेकिन इन लोगों का लू किंग के साथ घनिष्ठ संबंध देखकर उसने घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं की। तलवारबाज लू किंग और बूढ़े डॉक्टर के प्रति बहुत सम्मान रखता था, उन्हें रहस्यमय और शक्तिशाली मानता था। सिल्वर मून संप्रदाय के एल्डर यान को लू किंग के प्रति इतना विनम्र देखकर गोल मटोल, मोटे शरीर वाला अधेड़ व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन वेनवू और अन्य लोग चौंक गए। इस समय किसी ने भी उनकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। लू किंग ने पूछा, क्या मेरे गुरुजी ने सभी का इलाज पूरा कर लिया है? लगभग। जब मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया तब भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका निदान करना बाकी था। मैं जाकर देख लेता हूँ। लू किंग ने सिर हिलाया और फिर मागो से कहा, मामा अंकल, कृपया थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए। सराय में कई लाशें पड़ी थीं और दृश्य भयावह था। हालांकि शियाओ यान ने हाल ही में कई लाशें देखी थीं, लेकिन लू किंग नहीं चाहती थी कि वह इस तरह के नरसंहार की गवाह बने। सराय में प्रवेश करते ही लू किंग ने देखा कि बूढ़ा डॉक्टर आखिरी व्यक्ति का निदान कर रहा था। मास्टर, मामा और बाकी लोग आ गए हैं, लू किंग ने धीरे से कहा। हम, बूढ़े डॉक्टर ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए और अपने सामने खड़े लंबे पतले मार्शल आर्टिस्ट से कहा, आपके लक्षण पिछले योद्धाओं के समान हैं। आपके रक्त और ऊर्जा दोनों में कमी है और आपकी नींव क्षतिग्रस्त है। सौभाग्य से ये जानलेवा नहीं है। पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ उचित सप्लीमेंट लेने से आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद सीनियर। लंबा और पतला मार्शल आर्टिस्ट अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने बूढ़े डॉक्टर को बार बार धन्यवाद दिया। उसे डर था कि नुकीली नाक वाले बुजुर्ग की बुरी तकनीकों ने उसके शरीर में छिपे खतरे पैदा कर दिए हैं। ये सुनकर कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसने राहत की सांस ली। सज्जनों, सभी का निदान करने के बाद बूढ़ा डॉक्टर खड़ा हो गया। मैंने आप सभी की नब्जें जांच ली हैं। सौभाग्य से आपकी मार्शल आर्ट साधना गहन है और आपकी नींव मजबूत है। हालांकि आपकी ऊर्जा और रक्त की कमी है, लेकिन आपका जीवन खतरे में नहीं है। मैं आपके शरीर को पोषण और मजबूती प्रदान करने के लिए 2 नुस्खे बताऊंगा। इन नुस्खों का पालन करें और 1 से 2 महीने के भीतर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद वरिष्ठ। युनझोउ के सभी मार्शल आर्टिस्टों ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया और लू किंग से कहा, आह किंग, मेरे लिए नुस्खे लिखने के लिए स्याही और कागज तैयार करो। हाँ मास्टर। लू किंग ने झटपट लिखने का सामान तैयार किया और बूढ़े डॉक्टर ने तेजी से 2 नुस्खे लिखे और उन्हें दीवार पर चिपका दिया। ये दोनों फॉर्मूले शरीर को पोषण और मजबूती प्रदान करने के लिए हैं। कृपया इन्हें ध्यान में रखें या लिख लें और निर्देशों का पालन करें। युनझोउ के मार्शल आर्टिस्ट तुरंत नुस्खे लिखने के लिए चारों ओर जमा हो गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए तलवारबाज ने आगे कहा, वरिष्ठ, फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय ने लंबे समय से युनझोउ को परेशान कर रखा है और अब उन्होंने जानमाल को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दुष्ट संरचना स्थापित की है। मोवू बंधुओं की मृत्यु हो जाने के बावजूद फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय अभी भी शक्तिशाली है। आप उनसे निपटने की क्या योजना बना रहे हैं? कुआ। बूढ़ा डॉक्टर हिचकिचाया। वह इन मामलों में कुशल नहीं था और वास्तव में उसे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। टेढ़ी नाक वाले बुजुर्ग और काले वस्त्रधारी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसका क्रोध काफी हद तक शांत हो गया था और वह अब और हत्याएं नहीं करना चाहता था। उसने लू किंग की ओर देखा और पूछा, आह किंग, तुम क्या सोचती हो? लू किंग ने एक पल सोचा और गंभीरता से कहा, गुरुजी, आपने रास्ते में फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय की गतिविधियों और शैली को देखा है। इस तरह का क्रूर संप्रदाय युनझोउ के लोगों के लिए एक अभिशाप है। हालांकि हम दुनिया को नहीं बचा सकते, लेकिन हम एक ट्यूमर को हटाकर युनझोउ के लोगों की पीड़ा को कम कर सकते हैं।
मुझे पता है कि तुम दयालु हो और हत्या करने से हिचकिचाते हो, इसलिए मुझे जाने दो और फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय का सफाया करने दो। बूढ़ा डॉक्टर कुछ देर चुप रहा। उसे यहाँ आने के रास्ते में फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट की कार्रवाइयों के दृश्य याद आ गए। अंत में उसने सिर हिलाया। आप सही हैं, फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट को जारी नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन मुझे दयालु और हत्या करने से हिचकिचाने वाला कहना। आह किंग, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि एक बुराई को दूर करना 10 अच्छे लोगों की जान बचाने के बराबर है। मैं आपके साथ पहाड़ पर चलूंगा। वरिष्ठ, क्या आप फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय का सफाया करने को तैयार हैं? तलवारबाज बेहद खुश हुआ। अगर बूढ़े डॉक्टर ने फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट को बख्श भी दिया होता तो भी वह उन्हें जाने नहीं देता। वापस लौटने पर वह उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सेना जुटा लेता। हालांकि मोहू भाइयों की विचित्र तकनीकों को देखने के बाद उन्हें फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के प्रति काफी आशंका होने लगी। पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से कस्बे में भी मोहू बंधुओं ने इस तरह की खतरनाक सैन्य संरचना तैयार कर ली थी। कौन जानता था कि उनके मुख्य अड्डे में उन्होंने कौन कौन सी चालें चल रखी थीं? अगर इससे भी ज्यादा खतरनाक सैन्य संरचनाएं होती तो शायद वह उनका सामना न कर पाता। लेकिन बूढ़े डॉक्टर और लू किंग की मदद से स्थिति अलग होगी। ये गुरु और शिष्य रहस्यमय और शक्तिशाली थे। अपनी भयानक तलवारबाजी की शक्ति से उस बूढ़े डॉक्टर ने तलवारबाज को भी भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। लू किंग, जो और भी रहस्यमय था, न केवल अप्रत्याशित गुणों से युक्त था, न केवल उनमें ताकत थी, बल्कि वे भू आकृतियों के बारे में भी गहन ज्ञान रखते प्रतीत होते थे। उनकी मदद से फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट को नष्ट करना निश्चित हो जाएगा। वरिष्ठ महोदय, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के नेता मो जिन पहले ही कस्बे से भाग निकले थे और संभवतः पहाड़ पर लौट आए होंगे। वह अत्यंत कुशल है, लगभग दिव्य स्तर का। अगर वह फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के कुलीन वर्ग के साथ भाग जाता है तो भले ही हम उनके अड्डे को नष्ट कर दें, यह व्यर्थ होगा। वे छिप सकते हैं और बाद में फिर से उठकर तबाही मचा सकते हैं। बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी, तलवारबाज ने गंभीरता से कहा। बुजुर्ग डॉक्टर को पता था कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, चलिए तुरंत रवाना होते हैं। जल्दी कार्रवाई करने का फैसला करते हुए तीनों मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने दूसरों को निर्देश दिए और फ्लोइंग क्लाउड टाउन छोड़कर विशाल फ्लोइंग क्लाउड माउंटेन की ओर चल पड़े। यहाँ पहाड़ को देखने से घोड़ा थक जाता है वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती थी। हालांकि पहाड़ कस्बे के करीब लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह 7 से 8 मील दूर था। हालांकि उनकी गति के कारण दूरी कोई मायने नहीं रखती थी और वे जल्द ही फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ भी एक संरचना मौजूद है। प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही तलवारबाज गंभीर दिखने लगा। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के अंदर हल्की धूसर रोशनी टिमटिमा रही थी और बुरी ऊर्जा उमड़ रही थी। इसे प्रकाश की एक परत ने घेर लिया था, जो फ्लोइंग क्लाउड टाउन में मौजूद निर्माण अवरोध के समान थी। कोई बात नहीं, पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ के बिना इस संरचना की शक्ति बहुत कम हो जाती है। देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूँ, लू किंग ने संरचना को महसूस करने के बाद कहा। धन्यवाद युवा स्वामी। लू किंग ने अपने तरकश से कई लंबे तीर निकाले और उन्हें चलाना शुरू कर दिया। वास्तव में पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ के बिना गठन अवरोध उसके तीरों का सामना नहीं कर सकता था। धीमी धमाकों की आवाजों के साथ उनके सामने मौजूद धूसर प्रकाश की बाधा कांपने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। युवा गुरु की तीरंदाजी सचमुच असाधारण है। मैंने आज तक जितनी भी देखी है उनमें सबसे बेहतरीन है। तलवारबाज ने इसे दूसरी बार देखने पर भी कहा। एक मामूली हुनर, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? लू किंग मुस्कुराए। जैसे ही धूसर अवरोध पूरी तरह से गायब हो गया, खून की एक तेज गंध फैल गई। साथ ही एक अत्यंत भयावह आभा भी छा गई, जिससे उनके चेहरे बदल गए। क्या हो रहा है? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के भव्य प्रवेश द्वार की ओर तेजी से बढ़ गए। शिखर पर पहुंचकर वे नीचे के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। भव्य प्रवेश द्वार के पीछे एक विशाल प्रशिक्षण मैदान था, जो अब फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के शवों से भरा पड़ा था। उनमें से सैकड़ों शव थे। सबसे भयावह बात ये थी कि इन शवों के हाथों में अभी भी हथियार थे। उनके शरीर पर असंख्य घाव थे। उनके चेहरे पागलपन से विकृत थे, मानो उन्होंने एक दूसरे को मार डाला हो। लेकिन फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के शिष्य एक दूसरे का वध क्यों करेंगे? गुरुजी, एल्डर यान, देखिए। जब तलवारबाज सोच में पड़ गया तो लू किंग ने आगे की ओर इशारा किया। उसके निर्देश का पालन करते हुए तलवारबाज और बूढ़े डॉक्टर ने देखा और उनके चेहरे बदल गए। प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में एक व्यक्ति के आकार का रक्त का कोकून खड़ा था। जमीन से रिसने वाला खून लगातार कोकून में समाहित होता जा रहा था। उससे अत्यधिक दुष्ट ऊर्जा का संचार हो रहा था। वह क्या है? ऐसा दृश्य पहले कभी न देखने के कारण तलवारबाज ने हैरानी से कहा। अध्याय 245 बहते बादल संप्रदाय के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में एक रक्त कोकून चुपचाप खड़ा था। इसके नीचे रहस्यमय प्रतीक उभरने लगे, जो लगातार बहते बादल संप्रदाय के उन शिष्यों के शरीरों से खून खींच रहे थे, जो आपसी नरसंहार में मारे गए प्रतीत होते थे और उसे रक्त के कोकून में मिला रहे थे। जैसे जैसे रक्त आपस में मिलता गया, रक्त के कोकून के भीतर की भयावह आभा और भी प्रबल होती गई। धीरे धीरे ये पूर्व आकाशीय क्षेत्र के स्तर तक पहुंच चुका था। वह क्या है? तलवार पकड़े एक व्यक्ति के चेहरे पर विस्मय का भाव था। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा विचित्र और भयावह दृश्य देखा था। लू किंग ने रक्त के कोकून को ध्यान से देखा और जल्द ही उसके बारे में जानकारी उसकी दृष्टि में प्रकट हो गई। रक्त दानव कोकून,
प्राचीन रक्त दानव गुप्त कलाओं द्वारा निर्मित एक रक्त कोकून, जो जीवित प्राणियों के सार रक्त को अवशोषित करके संघनित और रूपांतरित करता है। जो लोग रक्त दानव कोकून बनाते हैं वे बाधाओं को जल्दी से पार कर सकते हैं और कोकून से बाहर निकलकर एक रक्त दानव शरीर प्राप्त कर सकते हैं, जो तलवारों और भालों से अप्रभावित होता है और अपार शक्ति से युक्त होता है। दुष्ट राक्षसी कलाएं किसी व्यक्ति के स्वभाव में भारी परिवर्तन ला सकती हैं, जिससे वह क्रूर और हिंसक बन जाता है। जो लोग रक्त दानव शरीर प्राप्त कर लेते हैं उन्हें अब मनुष्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें जीवन यापन के लिए रक्त की आवश्यकता होती है और वे रक्त पिपासु राक्षस बन जाते हैं। अपनी दृष्टि में मिली जानकारी को देखकर लू किंग थोड़ा अचंभित रह गया। उन्हें युनझोउ की इस यात्रा के इतने घटनापूर्ण होने की उम्मीद नहीं थी। उसने न केवल प्राचीन संरचनाओं को देखा था, बल्कि अब रक्त दानव के कोकून जैसी विचित्र और बुरी चीज भी प्रकट हो गई थी। गुरुजी, यह एक रक्त दानव का कोकून है, जिसके अंदर एक रक्त दानव नामक प्राणी पल रहा है। हमें इसे तुरंत नष्ट करना होगा, अन्यथा प्राणी के बाहर आने पर उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। लू किंग ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर बूढ़े डॉक्टर ने तुरंत खून के कोकून की ओर एक शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा का प्रहार किया। तलवार पकड़े हुए व्यक्ति ने भी कई बार तलवार की ऊर्जा से वार किया। लू किंग ने 3 लंबे तीर पकड़े और उन्हें तेजी से चलाया, जिससे खून के कोकून के ऊपरी, मध्य और निचले हिस्सों को निशाना बनाया गया। तीनों हमले रक्त के कोकून पर होने ही वाले थे। अचानक एक असामान्य घटना घटित हुई। रक्त के कोकून की सतह से अचानक कई रक्त रंग के तंतु निकले और उन्होंने हमलों का डटकर सामना किया। धमाका! शक्तिशाली बलों के टकराव से एक जोरदार विस्फोट हुआ। खून के धुंध के बीच आसपास पड़े शव भी उड़ गए। विस्फोट के दौरान लू किंग और बूढ़े डॉक्टर दोनों ने भौहें सिकोड़ी। उन दोनों को लगा कि हमलों के पिछले दौर से रक्त संरक्षण को कोई खतरा नहीं हुआ है। हा, और सच में, इससे पहले कि वे कुछ स्पष्ट देख पाते, खून के धुंध से अचानक एक पागलपन भरी हंसी सुनाई दी। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और नीचे फैली खून की धुंध अचानक बिखर गई और तेज हवा के झोंके के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। उन तीनों ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी। पहले से मौजूद रक्त का कोकून फटकर खुल गया था और वह गंदे खून के तालाब में बदल गया था। जहाँ खून का कोकून था वहाँ एक आकृति खड़ी थी। यह आकृति नग्न थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल चमक रही थीं और उससे एक शक्तिशाली, रक्त पिपासु, हिंसक और दुष्ट आभा निकल रही थी। लू किंग ने तुरंत अपनी निगाहें उस पर टिका दी। मो जेन, फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख, मो जुवान के पिता, क्रूर और हत्यारा, स्वार्थी और गहरी साजिश रचने वाला। खेती, प्रारंभिक रक्त दानव शरीर का निर्माण, प्रारंभिक पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के तुलनीय दुर्जेय शारीरिक शक्ति के साथ, धूर्त और निर्दयी, गुप्त रूप से बुरी कलाओं का अभ्यास करने वाला, शिष्यों को धोखा देने और उनका वध करने के लिए संरचनाओं का उपयोग करने वाला, रक्त दानव कोकून को संघनित करने के लिए सार रक्त को अवशोषित करने वाला। मो जेन, तुम हो। जैसे ही लू किंग ने जानकारी पढ़ना समाप्त किया, उसने तलवार पकड़े हुए व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना। तुम एक संप्रदाय के गुरु होकर बुरी कलाओं का अभ्यास करते हो। तुमने अपने शिष्यों को भी नहीं बख्शा। तुम पूरी तरह से बुराई में डूब गए हो। तलवार पकड़े हुए व्यक्ति ने मो जेन पर व्याप्त शक्तिशाली आभा को महसूस किया और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। हा, तुम सबने मुझे मजबूर कर दिया। अगर तुमने दोनों बड़े बुजुर्गों को न मारा होता और बहते बादल संप्रदाय को नष्ट करने की कोशिश न की होती तो मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचता। लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुप्त कला प्राप्त करने के बाद इतने लंबे समय तक मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि इसका अभ्यास करने के लिए मानव सार रक्त को अवशोषित करूं या नहीं, लेकिन अब मुझे पता है मानव सार रक्त किसी भी अमृत से कहीं अधिक स्वादिष्ट है। इसीलिए मेरे दादाजी इतने कट्टर थे। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए संप्रदाय का क्या मतलब है, यहाँ तक कि पत्नी और बच्चों को भी मारा जा सकता है। मो जेन ने अपने हाथों को विस्मय से देखा, अपने भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा अत्यंत दुष्ट थी। यह मो जेन तो पूरी तरह पागल हो चुका है। पागलों की तरह हंसते हुए मो जेन को देखकर तलवार पकड़े हुए आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। वरिष्ठ, हमें इसे मारना ही होगा, वरना अगर यह भाग गया तो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। क्या तुम मुझे मार सकते हो? बूढ़े डॉक्टर के जवाब देने से पहले ही मो जेन ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। रक्त दानव का शरीर बनने और उसकी शक्ति में जबरदस्त उछाल आने के कारण वह अपने चरम आत्मविश्वास पर था। उसका मानना था कि अगर वे तीनों मिलकर भी हमला करें तो भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी तक पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में किसी के सार रक्त का स्वाद नहीं चखा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कितना स्वादिष्ट होगा। मो जेन ने अपने होंठ चाटते हुए उन तीनों को देखा। उसके चेहरे पर खून की प्यास के भाव साफ झलक रहे थे। उसके चारों ओर व्याप्त दुष्ट ऊर्जा फिर से बढ़ गई, जिससे तलवार पकड़े हुए व्यक्ति को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसके चेहरे के भाव स्वाभाविक रूप से बदल गए। वह सोचने लगा कि मो जेन ने अचानक इतना शक्तिशाली बनने के लिए किस प्रकार की दुष्ट कला का अभ्यास किया था। इस समय उसकी आभा मोहू भाइयों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। हा, लगता है राक्षस बनने के बाद तुम्हारी बुद्धि भी काफी गिर गई है। इस समय लू किंग अचानक हंस पड़ा और अपना सिर हिलाने लगा। उसने अपने गुरु और बुजुर्ग की ओर मुड़कर कहा, गुरुजी, बुजुर्ग ज्ञान, मेरे हाथ खुजली कर रहे हैं। मुझे इस लड़ाई में नेतृत्व करने दीजिए। आप दोनों मेरा साथ दीजिए। आपने क्या कहा? तलवार पकड़े हुए व्यक्ति को स्तब्धता का दौरा पड़ गया। उसे अपने कानों पर संदेह होने लगा। यहाँ तक कि बूढ़े डॉक्टर ने भी लू किंग को संदेह भरी नजरों से देखा और कहा,
आह किंग, क्या तुम सच में गंभीर हो? नीचे दी गई आकृति उसे भी शक्तिशाली और उससे निपटना आसान नहीं लगा। हाँ, शिष्य हाल ही में प्राप्त कुछ साधना संबंधी जानकारियों को आजमाने के लिए उत्सुक है। लू किंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग के गंभीर चेहरे को देखा, कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल FIRNET वेबसाइट खोजें। गुरु आपका धन्यवाद। अपने गुरु की अनुमति मिलने पर लू किंग ने अपना धनुष और बाण जमीन पर रख दिया और नीचे कूद गया। वरिष्ठ तलवार पकड़े हुए व्यक्ति ने चिंता व्यक्त की। कोई बात नहीं। बूढ़े डॉक्टर ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। आह किंग कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिसके बारे में उसे यकीन न हो। चूंकि वह लड़ना चाहता है तो उसके पास इसके कारण जरूर होंगे। तलवार पकड़े हुए व्यक्ति ने संकोच किया, लेकिन गुरु और शिष्य के निर्णय को देखकर वह चुप ही रह गया और चिंता से लू किंग की पीठ को देखता रहा। हालांकि लू किंग ने पहले मोहू की हत्या कर दी थी। उस समय मोहू पहले ही अपना एक हाथ खो चुका था और बूढ़े डॉक्टर की तलवार की ऊर्जा से बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी और गठन की रक्षा करने से उसकी आत्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी। लेकिन नीचे दिख रहा मोजेन अपनी चरम अवस्था में मोहू से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था और साथ ही रहस्यमय बुरी विद्याओं का अभ्यास भी करता था। इसलिए वह इस मुकाबले को लेकर आशावादी नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे आने की? लू किंग को नीचे कूदकर उसकी ओर आते देख मोजेन आश्चर्यचकित रह गया। वह सोच रहा था कि तीनों को एक ही जाल में कैसे पकड़ा जाए ताकि कोई भी भाग न सके। अप्रत्याशित रूप से उस लड़के ने खुद नीचे आने का साहस दिखाया। तुम्हारे जैसे दुष्ट राक्षस से निपटने के लिए मेरे स्वामी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लू किंग मोजेन से 3 फीट की दूरी पर जाकर रुक गई और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। सिर्फ तुम? मोजेन ने उपहासपूर्ण भाव से लू किंग को ऊपर से नीचे तक देखा। क्योंकि वह बहते बादलों के शहर से जल्दी ही भाग निकला था, इसलिए उसे नहीं पता था कि बाद में क्या हुआ। जब वह संप्रदाय में लौटा तो उसने अपने दादा और दूसरे महान बुजुर्ग की आत्मा ज़ेड पट्टिकाओं को चकनाचूर पाया और यह जानकर प्रसन्न हुआ कि वे किसी आपदा का शिकार हुए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और न ही उसने लू किंग की ताकत देखी थी। उसके अनुसार ये लड़का अपनी ही मौत को दावत दे रहा था। स्पष्ट रूप से कहें तो जो 3 लोग आए थे उनमें से केवल बूढ़े डॉक्टर और तलवार वाले आदमी से ही उसे डर लगता था। वे दोनों ही पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में थे। जहां तक लू किंग की बात है, उसने शुरू से ही उसे गंभीरता से नहीं लिया था। उनकी धारणा में लू किंग से उन्हें कोई खतरा नहीं था। लू किंग द्वारा पहले चलाए गए 3 तीरों से उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। हाँ, सिर्फ मैं ही। लू किंग ने अपने दस्ताने पहने और अपनी कलाई को मोड़ा। फिर उसने मोजेन की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हारा नाम मोजेन है ना? मोहू तुम्हारे दादाजी थे? बिल्कुल सही। मुझे हाल ही में कुछ अंतर्दृष्टि मिली है और मैं उन्हें आजमाना चाहता हूँ। तुम एक अच्छे पंचिंग बैग की तरह दिखते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने दादाजी से कुछ ज्यादा मुक्के झेल सकते हो, जो एक भी नहीं झेल पाए। क्या कहा आपने? मोजेन स्तब्ध रह गया, लेकिन लू किंग और अधिक शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। आगे बढ़ते हुए उसके मुंह से बाघ जैसी दहाड़ निकली और उसने मोजेन के सिर पर सीधा मुक्का मारा। ये बाघ की दहाड़। पहाड़ के द्वार से देख रहे तलवारधारी व्यक्ति को बात समझ आ गई। पता चला कि इससे पहले कस्बे में गूंजने वाली बाघ की दहाड़ की आवाज लू किंग की मुक्केबाजी तकनीक की थी। यह मुक्केबाजी की तकनीक लू किंग के मुक्के की ताकत को महसूस करते हुए मोजेन की पलकें फड़क उठीं। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और उसने लू किंग को कम आंखना बंद कर दिया। इतनी ताकत से मुक्का मारने के लिए लू किंग की साधना उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। हालांकि केवल यही कारण पर्याप्त नहीं था, उसे हराने के लिए काफी है। लू किंग की ओर बढ़ती मुट्ठी को देखकर मोजेन ने व्यंग्य किया। वार से बचने के बजाय उसने अपने दाहिने हाथ से जोरदार मुक्का मारा। धमाका। दोनों मुठ्ठियां आपस में टकराईं, जिससे जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और आसपास की हवा में विस्फोट हो गया। ऊर्जा के बिखरने के कारण लू किंग ने खुद को संभालने से पहले 10 से अधिक कदम पीछे हटते हुए अपनी थोड़ी दर्द वाली कलाई को झटका दिया। मर नहीं गए? मोजेन ने थोड़ी हैरानी दिखाई। वह अपनी वर्तमान शक्ति को भलीभांति जानता था। अपनी इस सफलता से पहले अगर उसे ऐसा मुक्का लगता तो भले ही वह मरता नहीं, लेकिन वह अपंग हो जाता। लेकिन इस लड़के को केवल कलाई में दर्द महसूस हुआ, उसके रक्त और ऊर्जा में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये लड़का कौन था जिसकी इतनी कम उम्र में ही किसी मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर से भी अधिक ताकत थी? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लू किंग से किसी भी प्रकार की पूर्व दिव्य वास्तविक ऊर्जा का एहसास नहीं किया। जब लू किंग ने उसे मुक्का मारा तो उसने रक्त और ची शक्ति का प्रयोग किया। ये लड़का तो बिल्कुल अलग ही था। मोजेन के मन में एक विचार कौंध गया। खून के दानव का शरीर वाकई असाधारण है। तुम अपने निकम्मे दादा से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। लू किंग को लगा कि उसकी कलाई ठीक है और उसने बिना किसी घबराहट के मोजेन की ओर देखा, लेकिन उसके शब्दों ने मोजेन की आंखों की पुतलियां सिकोड़ दी। क्या तुम रक्त दानव शरीर के बारे में जानते हो? हे, रक्त दानव विधि कोई रहस्य नहीं है। मुझे क्यों नहीं पता होगा? लू किंग का चेहरा शांत था। उसने अपनी मुद्रा फिर से निर्धारित करते हुए कहा, तुम्हारा रक्त दानव शरीर वास्तव में दुर्जेय है, मेरे गंभीर ध्यान देने योग्य है। अहंकारी, चूंकि तुम बोलोगे नहीं तो मर जाओ। देखते हैं कि मेरे रक्त दानव विधि के तहत भी तुम अहंकारी रह पाते हो या नहीं। मोजेन के चेहरे पर भयंकर क्रोध झलक रहा था। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं।
एक कदम बढ़ाते हुए वह लू किंग के सामने आ गया और अपनी हथेली हवा में लहराते हुए उसके सिर पर वार करने के लिए तनी। रक्त दानव शरीर का निर्माण करने के बाद मो जेन ने हथियारों का उपयोग करना छोड़ दिया। उसे विश्वास हो गया था कि अब उसका शरीर ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस समय मो जेन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि एक पूर्व स्वर्गीय मार्शल आर्टिस्ट भी उसकी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति का सामना नहीं कर सकता। लेकिन ठीक उसी समय जब मो जेन आत्मविश्वास से लू किंग का सिर कुचलने ही वाला था, अचानक उसे एक भारीपन महसूस हुआ। एक अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही थी, जिससे उसका हमला रुक गया। उस विराम के दौरान उसने देखा कि लू किंग उसके हाथ के नीचे से गायब हो गई। जिस हाथ को लू किंग का सिर कुचलना था, उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। इसके अलावा जब उसका हमला चूक गया तो उसने अपने सामने एक भयानक आभा महसूस की, जिससे उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। यह क्या है? मो जेन ने ऊपर देखा और लू किंग को एक गज की दूरी पर पाया। उसका शरीर हल्की पीली रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जिससे वह कांप रहा था। यह मेरी हाल ही में खोजी गई तकनीक है। मो जेन की आंखों में सदमा देखकर लू किंग ने शांत भाव से बात की। असल में मैं इसे तुम्हारे दादाजी पर आजमाना चाहता था, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि मेरे एक भी मुक्के को सहन नहीं कर सके। तुम्हारा रक्त दानव शरीर कहीं ज्यादा मजबूत है, इस चाल को आजमाने के लिए एकदम सही है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू किंग ने आगे बढ़कर मो जेन की ओर हाथ बढ़ाया। इस हरकत के साथ ही मो जेन को लगा कि उसका शरीर फिर से भारी हो गया है और वह हिलने डुलने में असमर्थ है। उसी क्षण लू किंग उसकी नजरों से ओझल हो गई। वह मो जेन के ठीक सामने 3 फीट से भी कम दूरी पर फिर से प्रकट हुआ, मो जेन के दिल पर निशाना साधते हुए एक मुक्के के साथ। धमाका! उस विचित्र बल के प्रभाव में मो जेन न तो बच सका और न ही बचाव कर सका। लू किंग का मुक्का उसकी छाती पर लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया। अध्याय 246 बूम। उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिससे एक शक्तिशाली बल का विस्फोट हुआ और मो जेन का सीना पूरी तरह से धंस गया। वह अपने शरीर को संभाल नहीं पाया और पीछे की ओर उड़ गया। छी! हवा में ही मो जेन ने अनजाने में मुंह से खून थूक दिया। हालांकि अपने शक्तिशाली रक्त दानव शरीर के बल पर वह मरा नहीं। उसके भीतर रक्त के रंग की ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होने लगी और उसकी छाती स्पष्ट गति से ठीक होने लगी। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। मो जेन को अपने हमले की सीमा से बाहर निकलते देख लू किंग ने अपना हाथ फिर बढ़ाया। अचानक एक अजीब सी शक्ति प्रकट हुई, जिसने मो जेन के शरीर को जकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। फिर से वही हरकत, ये क्या बकवास है? उस रहस्यमयी शक्ति को एक बार फिर महसूस करते हुए मो जेन मन ही मन दहाड़ा। अभी अभी वह एक अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था, जिसने उसकी गति को धीमा कर दिया था, जिसके कारण वह लू किंग के मुक्के को रोक नहीं पाया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel.net वेबसाइट खोजें, ये जानते हुए कि यदि उसे वापस खींच लिया गया और वह लू किंग की युद्ध शैली में फंस गया तो इस बार उसकी निश्चित रूप से हार होगी। मो जेन को किसी और बात की परवाह नहीं थी और वह दहाड़ते हुए एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न करने लगा। उसके शरीर से रक्त ऊर्जा का एक प्रवाह निकला, जिसने अदृश्य शक्ति को तुरंत तोड़ दिया और उसने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया, जिससे उसकी मुद्रा स्थिर हो गई। बच्चे, तुम्हारी शक्ति वाकई विचित्र है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी चालों से मुझे हरा सकते हो तो तुम बहुत भोले हो। मो जेन स्थिर खड़ा था, उसके चारों ओर रक्त ऊर्जा का बवंडर चल रहा था, जिससे तीव्र रक्तमय गंध आ रही थी। उसकी लाल आंखें उसे एक दानव की तरह दिखा रही थीं, भयानक और डरावना। वह विचित्र बंधनकारी शक्ति अभी भी उसे घेरे हुए थी, लेकिन अब उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रह गया था। उसकी छाती पूरी तरह से ठीक हो गई थी, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। उसकी इतनी शक्तिशाली उपचार क्षमता को देखकर पहाड़ के द्वार से देख रहे बूढ़े डॉक्टर और तलवार चलाने वाले व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए, विशेषकर तलवार चलाने वाले उस व्यक्ति को, जिसकी रीढ़ की हड्डी में मो जेन द्वारा उत्सर्जित आभा से सिहरन दौड़ गई। क्या ऐसा है? लू किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और मो जेन को वापस खींचने की कोशिश नहीं की। उसने कुछ ही दिन पहले इस नई शक्ति पर महारत हासिल की थी और इसकी वर्तमान ताकत मो जेन का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो पूरी ताकत से लड़ रहा था। यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। हालांकि वह केवल अपनी नई शक्ति का परीक्षण कर रहा था और उसका इरादा अकेले इसका उपयोग करके किसी पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को कगार पर धकेलने का नहीं था। चूंकि उसने पहले ही इस चाल की सीमा का आकलन कर लिया था, इसलिए इसे और आगे आजमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने शरीर से निकलने वाली रहस्यमयी शक्ति और पीले प्रकाश को वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया। बंधन बल के हट जाने से मो जेन को तुरंत हल्कापन महसूस हुआ, लेकिन उसे राहत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय मृत्यु का भय उसके ऊपर एक तीखे कांटे की तरह मंडरा रहा था। रक्त दानव के शरीर ने शायद उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया था, लेकिन इसने उसे पशुवत अंतर्ज्ञान भी प्रदान किया। इस समय उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि लू किंग पहले से कहीं अधिक खतरनाक है। वह अधिक सतर्क हो गया और जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं करने लगा। इस समय मो जेन ने लू किंग को कम आंकना बंद कर दिया था। वह भय से भर गया था। ये बच्चा बहुत ही रहस्यमय था, जिसकी वजह से वह सतर्क हो गया था। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा रक्त दानव शरीर वास्तव में उल्लेखनीय है। लू किंग ने अपनी मुद्रा को थोड़ा ठीक किया और मुट्ठी उठाई।
उसकी भौहों के बीच स्थित ची एक्यू पॉइंट में सुनहरी रोशनी चमकी और पृथ्वी आत्मा का मन का धीरे धीरे घूमने लगा। अब मैं बिना किसी रोक टोक के, बिना इस बात की चिंता किए कि मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा, लड़ सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक जोरदार धमाका हुआ और जहाँ लू किंग खड़ा था वहाँ से सफेद धुंध फूट पड़ी। वह मोलझेन के सामने प्रकट हुआ और उसके पेट में एक घूंसा मारा। क्या? अपने पेट में तीव्र दर्द महसूस करते हुए मोलझेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर झुक गया और उसका दिल सदमे से भर गया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हाई अलर्ट पर होने के बावजूद उन पर हमला होगा। लू किंग की गति बहुत तेज थी। अजीब बंधनकारी शक्ति के बिना भी वह लू किंग के मुक्के को रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। कितनी तेज गति! यहाँ तक कि पहाड़ के द्वार पर खड़ा बूढ़ा डॉक्टर और तलवार चलाने वाला आदमी भी लू किंग की गति देखकर चौंक गए। अपनी पूरी ताकत का फायदा उठाते हुए लू किंग ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुट्ठी घुमाकर फिर से वार किया, जिसकी ताकत इतनी अधिक थी कि मोलझेन का सिर चकरा गया, जिससे वह अचेत हो गया और लू किंग के हमलों से बचाव करने में असमर्थ हो गया। इसके बाद के क्षणों में लू किंग का दबदबा रहा। उसके मुक्के किसी भारी हथौड़े की तरह मोलझेन पर अथक लहरों की तरह बरस रहे थे। प्रत्येक मुक्के से न केवल मोलझेन का शरीर मुड़ जाता था, बल्कि उसके पीछे की हवा भी बिखर जाती थी। अशांत वायु प्रवाह एक बार फिर उनके चारों ओर बहने लगा। तलवार लिए खड़ा व्यक्ति पहाड़ के द्वार से ये सब देखकर अचंभित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मोलझेन, जिसने कुछ क्षण पहले उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं, अब लू किंग के हाथों कुचली जा रही थी। यह अब कोई लड़ाई नहीं रह गई थी, यह एक तरफा हार थी। मोलझेन लू किंग के हमलों का मुकाबला करने या उन्हें रोकने में असमर्थ था। लू किंग का हमला 10 सांसों तक जारी रहा, जिसके बाद वह रुका। जब हवा का प्रवाह स्थिर हुआ और सब कुछ शांत हो गया, तो उसके सामने एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मोलझेन पड़ा था, जिसे पहचानना मुश्किल था। उसकी एकमात्र पहचानने योग्य विशेषता उसका सिर था। हालांकि मोलझेन मरा नहीं था, फिर भी उसकी सांसें मंद पड़ गई थीं। उसके शरीर से निकल रही तंतुओं को देखकर, जो मानो अपने शरीर को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हों, लू किंग ने ठंडे लहजे में कहा, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। भले ही तुम्हारा रक्त दानव शरीर पूर्ण हो गया हो, तुम मेरे सामने ठीक नहीं हो पाओगे। मांस का वह पिंड कांप उठा और हिलना बंद कर दिया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, मानो कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन वह इतनी बुरी हालत में था कि न तो बोल सकता था और न ही कोई आध्यात्मिक तरंगे भेज सकता था। लू किंग को मानो उसके मन की बात पता चल गई थी और उसने कहा, तुम्हारा स्तर बहुत कम है। तुम्हारे पास दिव्य स्तर की शक्ति तो है, लेकिन तुम उसका उपयोग करना नहीं जानते। तुम्हारा अपने शरीर पर नियंत्रण बहुत कमजोर है। तुम मेरे मुक्कों का सामना कैसे कर पाओगे? लेकिन तुम अपने दादा से ज्यादा ताकतवर हो। वो तो 3 सांसों तक भी मेरे मुक्कों को सहन नहीं कर सकते थे। मांस का वह पिंड फिर से कांप उठा। लू किंग ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और अपने पैर के अंगूठे से मोलझेन के माथे पर हल्के से थपथपाया, जिससे उसकी चेतना का अंतिम अंश भी मिट गया। चेतना खोते ही मोलझेन का शरीर बुरी तरह कांप उठा और निर्जीव हो गया। युवा मास्टर! इसी क्षण बूढ़ा डॉक्टर और तलवार लिए हुए व्यक्ति पर्वत द्वार से नीचे उतरकर लू किंग की ओर बढ़ने लगे। युवा स्वामी, मुझे आपके मुक्कों की इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। मोलझेन की ताकत पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र की छोटी सफलता अवस्था से कम नहीं है, फिर भी आपने उसे बिना छुए ही पूरी तरह से हरा दिया। तलवार लिए हुए व्यक्ति ने लू किंग को आश्चर्य से देखा। वरिष्ठ यान, आप बहुत दयालु हैं। लू किंग मुस्कुराई। मोलझेन की शक्ति दुष्ट विद्याओं के अभ्यास से आई है। उसके पास शक्ति तो है, लेकिन परास का अभाव है, इसलिए वह उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाता। वह एक सच्चे पूर्व स्वर्गीय परास के छोटे स्तर के विशेषज्ञ से तुलना नहीं कर सकता। अगर तुम उससे लड़ भी लो, तो उसे आसानी से मार गिराओगे। ये सच नहीं है। मोलझेन की दुष्ट कलाएं वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे डर है कि मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। तलवार चलाने वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। उन्हें पहले ही मोलझेन से उत्पन्न दमनकारी आभा का अनुभव हो चुका था। उस भावना ने उसे बताया कि अगर उसने लड़ाई की होती तो शायद वह मोलझेन की शक्ति का सामना नहीं कर पाता। लू किंग ने बिना और बहस किए मुस्कुराते हुए बूढ़े डॉक्टर की ओर रुख किया। गुरुजी, मुझे लगता है कि मोलझेन ने अपनी दुष्ट रणनीति से फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान पहुंचाया था। अब जब वह मर चुका है, तो फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हाँ, मुझे ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। बूढ़े डॉक्टर ने आह भरी। अपनी आत्मिक अनुभूति के माध्यम से वह यह महसूस कर सकता था कि बहते बादलों का संप्रदाय लगभग खाली था, जिसमें शायद ही कोई जीवित प्राणी बचा था। यही तो कर्म का फल है। बुरे कर्मों का फल स्वयं ही मिलता है। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय यूनझोउ में वर्षों से अत्याचार कर रहा है। उनके अनुयायी अहंकारी और अत्याचारी हैं। उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी मृत्यु उनके ही संप्रदाय के नेता के हाथों होगी। तलवार चलाने वाले व्यक्ति ने भी आह भरी। वह फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय से घृणा करता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यूनझोउ में इतना शक्तिशाली संप्रदाय इस तरह नष्ट हो जाएगा। बुरी कलाएं प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं और अंततः उन्हें ईश्वरीय दंड का सामना करना पड़ेगा। ये परिणाम उसी क्षण से निर्धारित था जब मोलझेन और उनके दादा ने बुरी कलाओं का अभ्यास शुरू किया था। लू किंग ने सिर हिलाया। उन्हें ली हुआ संप्रदाय की विरासत मिली थी और वे इसे और भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। ली हुआ संप्रदाय की शिक्षाओं में राक्षसी और दुष्ट मार्गों के बारे में अभिलेख मौजूद थे। ऐसा कहा जाता था कि यद्यपि दुष्ट मार्ग तेजी से आगे बढ़ते हैं और थोड़े समय में अपार शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी साधना विधियां बहुत क्रूर होती हैं और प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होती हैं, जिससे वे स्वर्ग की इच्छा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
निचले लोकों में यह शायद स्पष्ट न हो, लेकिन उच्च लोकों में ये लक्ष्यीकरण तेजी से स्पष्ट होता जाएगा। उदाहरण के लिए विपत्तियां, जब कोई साधक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता था तो उसे आकाशीय बिजली की परीक्षा से गुजरना पड़ता था। सामान्य किसानों को संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उनके सफल होने की संभावना तो होती ही है। दुष्ट साधकों के लिए विपत्ति से पार पाने की संभावना 10 गुना अधिक कठिन थी। ये सचमुच 100 में एक मौका था। 100 दुष्ट साधकों में से शायद ही कोई इस विपत्ति से बच पाता। यहाँ तक कि दुष्टता के मार्ग में गहन साधना करने वाले भी स्वर्गीय दंड से नहीं बच सके, तो मोह झेन और मोहू भाइयों जैसे अधप के दुष्ट साधकों की तो बात ही क्या। बुरी विद्याओं का अभ्यास करना और इतना अहंकार दिखाना मृत्यु को न्योता देने जैसा था। लू किंग को अंततः समझ में आ गया कि उसके गुरु को उस मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उसके शिष्यों को देखकर पूर्वाभास क्यों हुआ था। यह शायद स्वर्ग की इच्छा थी जो उसके स्वामी को चेतावनी दे रही थी और अपने हाथों से बहते बादल संप्रदाय एक घातक ट्यूमर को नष्ट कर रही थी। इस नजरिए से देखें तो उसका स्वामी सचमुच धन्य था। स्वर्ग ने भी उस पर कृपा की थी। लू किंग ने अपने गुरु को एक अजीब से भाव से देखा। अरे किंग, क्या हुआ? बूढ़े डॉक्टर ने अपने शिष्य की निगाहों को देखा और वह हैरान रह गया। कुछ नहीं, लू किंग ने उत्तर दिया। गुरुजी, अब जबकि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट नष्ट हो चुका है, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या वहाँ कुछ उपयोगी है। सीनियर यान, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अंतिम वाक्य तलवार लहराते हुए व्यक्ति को संबोधित था। बिल्कुल नहीं, तलवार चलाने वाले व्यक्ति ने तुरंत कहा। बहते बादल संप्रदाय का विनाश और युंझों के साथी साधकों का बचाव, ये सब युवा स्वामी और आपके गुरु की मदद से ही संभव हो पाया है। बहते बादल संप्रदाय के अंदर के खजाने आपके युद्ध की लूट हैं। आप उन्हें बेझिझक ले सकते हैं, हम दखल नहीं देंगे। हम सब कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ उतना ही लेंगे जितना हमें चाहिए। स्वामी जी, मैं पहले अंदर जाता हूँ। लू किंग मुस्कुराई और बहते बादल संप्रदाय की भव्य इमारतों की ओर बढ़ गई। मेरा शिष्य शरारती है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए श्रीमान यान। बूढ़े डॉक्टर ने तलवार लिए हुए व्यक्ति से माफी मांगी। ऐसा मत कहो, तलवार चलाने वाले व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। मुझे युवा स्वामी से इतनी जीवंतता की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि वह हमेशा इतने शांत स्वभाव के होते हैं। वह सिर्फ शिष्टाचारवश ऐसा नहीं कर रहा था, वह सचमुच आश्चर्यचकित था। लू किंग के कार्यों में हमेशा एक रहस्यमय आभा होती थी, पहाड़ की तरह स्थिर, मानो सब कुछ नियंत्रण में हो। उसमें एक युवक की विशिष्ट जीवंतता नहीं दिखी। उन्हें अचानक इतना जीवंत देखना सचमुच अप्रत्याशित था। किंग को हमेशा से खजानों में दिलचस्पी रही है, बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। लू किंग बहते बादल संप्रदाय के भीतर तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी क्षमताओं को पहले ही सक्रिय कर लिया था और वह आगे बढ़ते हुए जांच पड़ताल कर रहा था। उन्हें काफी उम्मीद थी। ऐसा कहा जाता था कि रात की घास के बिना घोड़ा मोटा नहीं हो सकता। दुनिया की अधिकांश संपत्ति प्रमुख परिवारों और संप्रदायों के हाथों में केंद्रित थी, जिसमें कई विचित्र खजाने भी शामिल हैं। इन शक्तिशाली ताकतों ने सैकड़ों वर्षों तक संचय किया था। कौन जानता था कि उन्होंने कौन कौन से दुर्लभ खजाने जमा किए होंगे, जैसे कि वेई परिवार और झेंग परिवार। एक के पास ली हुआओ कड़ाही थी, दूसरे के पास पृथ्वी आत्मा मन का था। दोनों ही असाधारण खजाने थे। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय की विरासत 1000 साल पुरानी थी, जो वेई और झेंग परिवारों से कहीं अधिक मजबूत और गहरी थी। अगर उनके पास कुछ मूल्यवान होता तो ये यात्रा सार्थक होती। तेजी से आगे बढ़ते हुए लू किंग ने कपड़ों से ढके हुए मानव आकार के कई खून के धब्बे देखे। उनकी स्थिति फ्लोइंग क्लाउड टाउन के लोगों के समान थी। उन्हें मोह झेन के रक्त और आत्मा शोधन तंत्र द्वारा परिष्कृत किया गया होगा। कपड़ों को देखकर लगता है कि वे शायद नौकर थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसे यहाँ किसी भी जीवित प्राणी का आभास नहीं हुआ। वे सभी परिष्कृत होकर मर चुके थे। लू किंग ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि मोह झेन सचमुच निर्दयी है, आम लोगों को भी नहीं बख्शता। उसे मोह झेन को और भी ज्यादा यातना देनी चाहिए थी। उन विचारों को एक तरफ रखते हुए, खून के धब्बों को नजरअंदाज करते हुए लू किंग ने इमारतों में तलाशी जारी रखी। अंततः वह एक ऊंचे टावर के सामने रुक गया। खजाने का मंडप, यही तो है। लू किंग मुस्कुराई। अध्याय 247। खजाने का मंडप। बहते बादल संप्रदाय वास्तव में दिखावटी है, अपने खजाने को इतनी खुलेआम प्रदर्शित कर रहा है। लू किंग ने ऊंचे टावर की ओर देखा और धीरे से खुद से बुदबुदाया। बेशक वह ये भी जानता था कि हालांकि इस जगह को खजाना मंडप कहा जाता था, लेकिन यहाँ रखी गई वस्तुएं संभवतः साधारण खजाने ही होंगी। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के दो महान बुजुर्गों के स्वार्थी स्वभाव को देखते हुए यह असंभव था कि वे यहाँ वास्तविक खजाने रखेंगे, लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए अंदर देखने में कोई हर्ज नहीं था। क्षेत्र की छानबीन करने और कोई खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद लू किंग ने अपने स्थानिक ऊर्जा थैले से एक लंबा ब्लेड निकाला और लापरवाही से दरवाजे को काटकर अंदर चला गया। ये खजाना मंडप 4 मंजिलों में विभाजित था। लू किंग ने पहली मंजिल का जल्दी से जायजा लिया और उसे केवल साधारण वस्तुएं ही मिलीं। उनमें से अधिकांश सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं और कुछ हल्की चमकती लाल वस्तुएं भी उनमें मिली हुई थीं। एक औसत मार्शल आर्टिस्ट के लिए पहली मंजिल पर रखी वस्तुएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन लू किंग के मानक काफी बढ़ गए थे और वह अब इन वस्तुओं को मूल्यवान नहीं मानता था।
इसलिए उसने लापरवाही से कुछ ऐसी चीजें चुनी जो उसकी नजर में आईं। उन्हें अपने स्थानिक ऊर्जा थैले में रख लिया और बाकी को नजरअंदाज करते हुए दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से अधिक मूल्यवान थीं, जिनमें से लगभग आधी वस्तुएं लाल रंग से चमक रही थीं। इस बार लू किंग ने कोई संकोच नहीं किया और सीधे सभी लाल रंग से चमकने वाली वस्तुओं को अपने स्थानिक ऊर्जा थैली में जमा कर लिया। तीसरी मंजिल पर न केवल लाल रंग से चमकने वाली वस्तुएं अधिक थीं, बल्कि कुछ वस्तुओं से हल्की सुनहरी चमक भी निकल रही थी। इन सभी वस्तुओं को रखते समय लू किंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। जैसा कि एक प्रमुख संप्रदाय से अपेक्षित है, उनका संग्रह वास्तव में समृद्ध है। तीसरी मंजिल पर खजाने इकट्ठा करने के बाद लू किंग ने उत्सुकता से चौथी मंजिल की ओर देखा। तीसरी मंजिल पर पहले से ही सुनहरी चमक वाली वस्तुएं मौजूद थीं, तो अंतिम मंजिल पर किस तरह के खजाने होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी किस्मत एक बार फिर चमक उठे और इस बार उसे बैंगनी रंग की चमक वाला खजाना मिल जाए? इसी उम्मीद के साथ लू किंग ने खजाना मंडप की चौथी मंजिल में प्रवेश किया। ये पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल भी थी। यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी थी। प्रवेश द्वार पर एक भारी लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन ये लू किंग के लिए कोई बाधा नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार बेहद तेज थी और कुछ ही वार में लोहे का दरवाजा टुकड़ों में कट गया। फिर उसने लात मारकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। चौथी मंजिल टावर के सबसे ऊपर थी, इसलिए जगह कम थी और अंदर ज्यादा सामान नहीं था। लेकिन अच्छी चीजें अक्सर अपनी मात्रा के बजाय अपनी दुर्लभता के कारण मूल्यवान होती हैं। लू किंग चौथी मंजिल पर खड़ा था, अलमारियों पर रखी लगभग 1 दर्जन वस्तुओं को देख रहा था और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसके सामने मौजूद सभी वस्तुओं से सुनहरी चमक निकल रही थी। कुछ सुनहरी चमक इतनी तीव्र थी कि वे लगभग ठोस प्रतीत हो रही थीं। उनमें से एक वस्तु पर उसे बैंगनी प्रकाश का हल्का सा निशान भी दिखाई दिया। लगभग 1000 साल की विरासत वाले संप्रदाय से जैसी उम्मीद की जाती है, उनकी नींव वास्तव में गहरी है। लू किंग ने हल्की सांस छोड़ी और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वह आगे बढ़ा और तुरंत घनी सुनहरी चमक और बैंगनी रंग की हल्की झलक वाली वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। यह मुट्ठी के आकार का सफेद अयस्क का एक टुकड़ा था, जिसकी सतह पर पाले की एक पतली परत जमी हुई थी। जैसे ही लू किंग ने इसे ध्यान से देखा, पाठ की कई पंक्तियां उभरकर सामने आ गईं। नॉन एदर कोल्ड आयरन, सुदूर उत्तर में गहरे समुद्र से उत्पन्न एक दुर्लभ अयस्क, जिसमें नॉन एदर आइस स्पिरिट तरल होता है। 9 नेदर कोल्ड आयरन बर्फ तत्वीय जादुई तलवारें बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्रियों में से एक है, जो अत्यंत दुर्लभ है। नॉन एदर आइस स्पिरिट तरल उत्तरी गहरे समुद्र के नीचे बनता है, जो अनगिनत वर्षों में अरबों टन समुद्री जल से संपीड़ित और परिष्कृत होकर बनता है, जिसमें शुद्धतम शीत ऊर्जा समाहित होती है। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। नॉन निम्न बर्फ आत्मा तरल बर्फ और जल तत्वों के अभ्यासकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम सहायक वस्तु है। ये वास्तव में नॉन एदर कोल्ड आयरन और नॉन एदर आइस स्पिरिट लिक्विड है। टेक्स्ट स्ट्रिप्स पर दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद लू किंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये दोनों वस्तुएं ली हुआओ संप्रदाय की विरासत में दर्ज थीं और ये ढलाई के लिए दुर्लभ और उच्च कोटि की सामग्रियां थीं, विशेष रूप से नॉन निम्नतर हिम आत्मा तरल, जो बर्फ और जल तत्वों के अभ्यासकर्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी था। मैं हमेशा से शियाओ यान के साधना पथ को लेकर अनिश्चित रहा हूँ, लेकिन इस नॉन ईदर आइस स्पिरिट लिक्विड के साथ चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लू किंग बहुत खुश थी। शियाओ यान द्वारा पृथ्वी शिरा की आध्यात्मिक तरल का सेवन करने के बाद उसने अनजाने में अपनी बर्फ की मांसपेशियों और जैद हड्डी की जन्मजात प्रतिभा को सक्रिय कर दिया, जिससे वह बर्फ और पानी के मार्ग की साधना के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त हो गई। वह हमेशा से ही शियाओ यान की साधना की दिशा को लेकर असमंजस में था, लेकिन अब नॉन एदर आइस स्पिरिट लिक्विड के साथ उसके मन में तुरंत कई योजनाएं बन गईं। जब उसने 9 ठंडे लोहे के टुकड़े उठाए तो लू किंग के हाथ पर तुरंत पाले की एक हल्की सी परत दिखाई दी और तेजी से उसकी कलाई पर फैल गई। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड ने उसके शरीर को लगभग असहनीय बना दिया। अत्यंत ठंडी वस्तु से जैसी उम्मीद की जाती है, यह इतनी नियंत्रित स्थिति में भी इतनी भयानक ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है। एक विचार के साथ ही माथे के एक्यू पॉइंट में स्थित पृथ्वी आत्मा का मोती थोड़ा सा कांप उठा, जिससे तुरंत ही ठंडक दूर हो गई। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ली हुआ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार 9 अधोलोक ठंडे लोहे की सामग्री अत्यंत विशेष थी। इसकी अधिकांश शीत ऊर्जा आंतरिक रूप से संग्रहित थी और जानबूझकर निर्देशित किए बिना मुक्त नहीं होती थी। अभी लू किंग ने इसे निर्देशित नहीं किया और केवल हल्का सा संपर्क किया, फिर भी उसे इतनी ठंडक महसूस हुई। ये कल्पना करना असंभव था कि इसके भीतर संग्रहित शीत ऊर्जा कितनी आश्चर्यजनक थी। फिर भी चौथी मंजिल पर स्थित खजाने के मंडप में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, जो वास्तव में चमत्कारिक था। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि बहते बादलों के संप्रदाय को इस दुर्लभ खजाने का उपयोग करना नहीं आता था। अन्यथा यदि उन्होंने 9 ठंडे लोहे को एक जादुई तलवार में ढाला होता तो वह टूटे हुए रक्त आत्मा बैनर से कहीं अधिक शक्तिशाली होती। कुछ देर तक उसकी प्रशंसा करने के बाद लू किंग ने 9 ठंडे लोहे को अपने स्थानिक ऊर्जा थैले में रख लिया और अन्य वस्तुओं को देखने लगा। उसकी नजर एक और वस्तु पर पड़ी जिसमें घनी सुनहरी चमक थी। ये छोटे हैंडल वाले भारी हथौड़ों की एक जोड़ी थी, जिनमें से प्रत्येक का हैंडल लगभग आधा मीटर लंबा था और हथौड़ों के सिरे कद्दू जितने बड़े थे, पूरी तरह से काले और गहरे रंग के, मानो सभी प्रकाश को अवशोषित कर रहे हों। गहरे सुनहरे रंग का भारी हथौड़ा, दुर्लभ धातु गहरे सुनहरे रंग से बना एक दिव्य हथियार। प्रत्येक का वजन 1000 पाउंड है। केवल जन्मजात दिव्य शक्ति वाले ही इन्हें धारण कर सकते हैं।
मास्टर लोहार द्वारा गढ़ा गया ओयू येगू। वाह! टेक्स्ट की पट्टियों पर लिखी जानकारी देखकर लू किंग चौंकने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हथौड़ों की यह काली जोड़ी पौराणिक काले सोने से बनी होगी। गहरे रंग का सोना हमेशा से ही कीमती माना जाता रहा है और यह कहावत प्रचलित है कि 1 औंस गहरे रंग का सोना 10 औंस सोने के बराबर होता है। इन दोनों छोटे हथौड़ों का वजन 1000 पाउंड था, कुल मिलाकर 2000 पाउंड। सोने में परिवर्तित करने पर वह 20,000 पाउंड सोना था। इन हथियारों का इस्तेमाल करना लोगों को कुचलने के लिए सोने के 2 पहाड़ों को उठाने जैसा था। बेशक लू किंग को सोने और चांदी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जिस बात ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह ये थी कि ये गहरे सुनहरे रंग के हथौड़े दिव्य स्तर के भारी हथियार थे। उसे इस बात का सौभाग्य महसूस हुआ कि मोजेन पहले से ही ये भारी हथौड़े अपने साथ नहीं लाया था। अन्यथा मोजेन के रक्त दानव शरीर और इन हथौड़ों की शक्ति के साथ लू किंग के लिए उससे निपटना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता। बढ़िया चीज है, चलो इसे ले लेते हैं। लू किंग ने गहरे सुनहरे रंग के हथौड़े नीचे उतारे, उन्हें कुछ बार तौला और पाया कि वे काफी उपयोगी हैं। संतुष्ट होकर उसने उन्हें अपने स्थानिक ऊर्जा थैले में रख लिया। फिर उन्होंने अपना ध्यान अन्य वस्तुओं की ओर मोड़ा। अध्याय 248 जब लू किंग खजाना मंडप से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इस बार की फसल वास्तव में बहुत अधिक थी। लगभग 1000 वर्षों में फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय द्वारा संचित अधिकांश सामग्री उसी ने संकलित की थी। यह अनुभूति अत्यंत अद्भुत थी। इस उपलब्धि के साथ वह आगे बहुत कुछ हासिल कर सकता था। तथापि खजाना मंडप के सामने खड़े होकर लू किंग चिंतन में डूब गया। हालांकि ट्रेजर पवेलियन से प्राप्त फसल महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन्हें लगा कि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के खजाने का यही एकमात्र हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये सरल है। मोहू बंधुओं और मोजेन द्वारा प्रदर्शित स्वार्थ को देखते हुए ये संभावना नहीं थी कि वे अपना सारा खजाना मंडप में रखेंगे। अन्य जगहों पर भी अन्य खजाने छिपे होने चाहिए। दुर्भाग्यवश उसने पहले ही आसपास खोजबीन कर ली थी, लेकिन उसे ऐसी कोई छिपी हुई जगह नहीं मिली। वे खजाने या तो उसकी दृष्टि से परे स्थानों पर थे या फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के दायरे में नहीं थे। अन्यथा वे उसकी क्षमताओं की पकड़ से बच नहीं पाते। लेकिन उन खजानों को न ढूंढ पाने के बावजूद लू किंग निराश नहीं था। दुनिया इतनी विशाल है और दुनिया के सारे खजाने अकेले उसी के नहीं हो सकते। खजाना मंडप से मिली वस्तुओं से लू किंग काफी संतुष्ट थी, इसलिए उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अपने स्पेशल ची बैग से एक साधारण कपड़े का थैला निकाला, उसमें कुछ सामान रखा और प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। लू शियालांगजुन बाहर आ गया है। प्रशिक्षण मैदान में बूढ़े डॉक्टर से बातचीत कर रहे तलवारधारी व्यक्ति ने लू किंग को देखा और कुछ आश्चर्यचकित रह गया। जब लू किंग पास आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, शियालांगजुन, तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए। कोई खजाना नहीं मिला? हाँ, मैंने किया। लू किंग ने अपनी पीठ पर टंगा हुआ कपड़े का थैला दिखाते हुए कहा, मुझे एक खजाना मंडप मिला जिसमें काफी सारी चीजें थीं। मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन सी अच्छी हैं, इसलिए मैंने उनमें से कुछ को यूं ही उठा लिया। ओह, तो बधाई हो, शियालांगजुन। तलवार लिए हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए लू किंग से यह नहीं पूछा कि उसे कौन से खजाने मिले हैं। गुरुजी, अब जबकि फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट नष्ट हो चुका है, हम कब रवाना होंगे? लू किंग ने पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने एक पल सोचा और फिर कहा, हम कस्बे में लौटते ही अपना सामान पैक करके निकल जाएंगे। वरिष्ठ, क्या आप अभी जा रहे हैं? तलवार लिए हुए व्यक्ति चौंक गया। जी हाँ, यहाँ सब कुछ सुलझ गया है, अब हमारे जाने का समय हो गया है। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। लेकिन आपने यून राज्य को फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के प्रकोप से मुक्ति दिलाई और यून राज्य के कई साथी साधकों की जान बचाई। हमने अभी तक आपको ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया है, तलवारधारी व्यक्ति ने जल्दबाजी में कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं, बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हम संयोग से यून राज्य आ गए हैं और झोंकझोऊ में अभी और भी जरूरी काम निपटाने हैं। हमारे लिए यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। आपकी कृतज्ञता समझ में आ गई, अतिरिक्त औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। तलवारधारी व्यक्ति ने उन्हें थोड़ा और समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि लू किंग और उसके साथियों को वास्तव में झोंकझोऊ में कुछ जरूरी काम है तो उसे हार माननी पड़ी। सीनियर यान, बस इतना जान लीजिए और इसे ज्यादा मत फैलाए, बूढ़े डॉक्टर ने कहा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जाते समय उन्हें घेर लिया जाए और विदाई दी जाए। यह मुझे समझ आ गया। तलवार लिए हुए व्यक्ति को ये पूरी तरह से उचित न लगे, फिर भी वह सहमत हो गया। हालांकि उनका उस बूढ़े डॉक्टर से लंबे समय से संपर्क नहीं था, फिर भी वे देख सकते थे कि उस व्यक्ति का स्वभाव वास्तव में अलग थलग और उदासीन था और उसे औपचारिकताओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब तीनों लियुयुन टाउन लौटे तो इससे कोई खास हलचल नहीं मची। रवाना होने से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा था कि वे फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट को नष्ट करने जा रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों ने अनुमान तो लगाया था, लेकिन किसी ने भी निश्चित रूप से कहने की हिम्मत नहीं की। गुरुजी, क्या हम अब जा रहे हैं? सराय के बाहर मागो खबर सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा था कि वे लियुयुन कस्बे में एक दिन के लिए रुकेंगे। जी हाँ, हम यून राज्य में पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द झोंकझोऊ पहुंच जाएं। आसमान में अभी भी सूर्योदय का समय है। हम 2 घंटे और यात्रा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े डॉक्टर ने कहा।
फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट द्वारा बिना किसी रोक टोक के लोगों की जान को बेरहमी से नुकसान पहुंचाने का दृश्य देखने के बाद बूढ़ा डॉक्टर झोंकझोंक की स्थिति के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया, इसलिए उसका वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। मैं अभी गाड़ी तैयार कर दूंगा। मागो तुरंत बाहर चला गया। डॉक्टर चेन, लू जियाओलिंगजुन, क्या आप जा रहे हैं? पास ही खड़ा एक मोटा ताजा अधेड़ उम्र का आदमी उन दोनों को बात करते सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। जू पिंग और अन्य लोग भी आश्चर्य से देखने लगे। जी हाँ श्रीमान जू, तो इस बार हमें अलग होना पड़ सकता है। बूढ़े डॉक्टर ने उस मोटे ताजे अधेड़ उम्र के आदमी को पुरानी यादों में खोकर देखा। इससे पहले उसे उस मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उसके समूह से बड़े खतरे का आभास हुआ था। ऐसा लगता है कि उसका पूर्वाभास गलत नहीं था। अगर वह और आह किंग उस मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट में नहीं आए होते और इसके बजाय अकेले लियुयुन टाउन में प्रवेश करते, तो शायद वे उस दुष्ट संरचना द्वारा परिष्कृत होने के भाग्य से नहीं बच पाते। अब उन्हें उन पर किसी भी प्रकार का खतरा महसूस नहीं हो रहा था। स्पष्टतः उनके लिए नियत विपत्ति टल चुकी थी और निकट भविष्य में उन्हें किसी और खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर चेन, मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। श्रीमान जू, चिंता मत कीजिए, हमारी मुलाकात नियति में लिखी थी और यह महज एक अस्थायी बिछड़ना है। अगर किस्मत चाहेगी तो हम फिर मिलेंगे। बूढ़े डॉक्टर मुस्कुराए। मालिक, गाड़ी तैयार है। इसी क्षण मागो वापस आ गया। अच्छा आह किंग, चलो चलते हैं। बूढ़ा डॉक्टर सबसे पहले गाड़ी की ओर बढ़ा। श्री जू, आप सभी को विदाई। लू किंग ने मागो और अन्य लोगों की ओर हाथ जोड़कर इशारा किया। हिया, जब सभी लोग गाड़ी में बैठ गए तो मागो ने चाबुक चलाया और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बहन जू, अलविदा टिल्डा। शाओ यान ने गाड़ी की खिड़की से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और जू पिंग और अन्य लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। क्या डॉक्टर चेन जा रहे हैं? युन राज्य के मार्शल आर्टिस्ट, जो अभी भी सराय के अंदर आराम कर रहे थे और स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, बाहर की हलचल सुनकर बाहर आ गए। बूढ़े डॉक्टर और उनके साथियों को गाड़ी में जाते देख वे सब अचंभित रह गए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire.net वेबसाइट खोजें। विशेष रूप से 100 फूलों के महल के उपमहल प्रमुख लियू, जो बेहद चिंतित थे। डॉक्टर चेन क्यों जा रहे हैं? मैं उन्हें 100 फूलों की घाटी में आमंत्रित करना चाहता था ताकि मेरी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकूं। उसने कहा। वह उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, तलवार लिए हुए व्यक्ति ने उसे धीरे से रोक दिया। सीनियर यान, उपमहल प्रमुख लियू स्तब्ध रह गए और उन्होंने इधर उधर देखा। तलवारधारी व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। वरिष्ठ चेन और लू शियालांगजुन ने कहा कि उन्हें झोंगझोंग में कुछ महत्वपूर्ण काम है और वे युन राज्य में नहीं रुक सकते। मैं भी उन्हें सिल्वर मून संप्रदाय में आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उपमहल प्रमुख लियू समझ गए। वह जानती थी कि अगर यह सहज क्षेत्र की विशेषज्ञ भी डॉक्टर चेन को अपने पास नहीं रख सकी तो उनका पीछा करना व्यर्थ होगा और शायद उन्हें नाखुश भी कर देगा। ये जानकर उपमहल प्रमुख लियू केवल खेदपूर्वक रथ को धीरे धीरे जाते हुए देख सकते थे। युन राज्य के अन्य मार्शल आर्टिस्टों ने उनकी बातचीत सुनकर उन्हें अपने पास रखने का विचार छोड़ दिया। सभी लोग धीरे धीरे गली के अंत में गाड़ी को गायब होते हुए देखते रहे। इसी क्षण एक मार्शल आर्टिस्ट ने अचानक कहा, वैसे डॉक्टर चेन और उनका समूह आखिर कौन है? क्या किसी को उनके बारे में पता है? युन राज्य के मार्शल आर्टिस्टों ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। फिर उन सभी ने अपनी निगाहें तलवार लिए हुए व्यक्ति की ओर घुमा लीं, क्योंकि उन्होंने बूढ़े डॉक्टर और उसके साथियों को उसके साथ शहर में प्रवेश करते देखा था। हालांकि तलवारधारी व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। पहले मोहू भाइयों ने पूरे लियुयुन कस्बे को एक दुष्ट सुरक्षा घेरे में घेर लिया था। मैंने उस घेरे को तोड़ने का इरादा किया था, लेकिन मोहू ने मुझे रोक दिया। सीनियर चेन और उनके साथियों ने अचानक प्रकट होकर उस घेरे को तोड़ने में मदद की, जिससे आप सभी बच गए। लेकिन मुझे उनकी पहचान के बारे में बहुत कम जानकारी है। तलवार लिए हुए उस व्यक्ति ने बूढ़े डॉक्टर के अतीत के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी। आखिरकार एक शक्तिशाली जनजात क्षेत्र विशेषज्ञ और उसी तरह का रहस्यमय और शक्तिशाली युवक स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा जगाएंगे, लेकिन बूढ़े डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, जिससे उनकी पूछताछ निष्फल हो गई। ये सोचते ही तलवारधारी व्यक्ति ने अचानक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के समूह की ओर देखा। अगर उसे सही याद था तो लू किंग स्वयं उन्हें कस्बे में लेकर आया था। युन राज्य के अन्य मार्शल आर्टिस्टों ने भी इस बात को महसूस किया और अपनी निगाहें उस मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के समूह पर केंद्रित कर लीं। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति और उसके समूह को अचानक अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। इतने सारे मार्शल आर्ट विशेषज्ञों द्वारा घूरे जाना, खासकर जब उनमें से एक जनजात क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, तो ये बेहद तनावपूर्ण था। आदरणीय वरिष्ठगण, मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पसीना आ गया और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हम डॉक्टर चेन से रास्ते में ही मिले थे और हमारी अच्छी बनती थी, इसलिए हमने साथ में यात्रा की। हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस इतना पता है कि वे कांगझोउ से हैं। क्या सीनियर चेन ने कभी उसका नाम लिया था? तलवार लिए हुए आदमी ने पूछा। नहीं, वह आमतौर पर लोगों को उन्हें डॉक्टर चेन कहकर बुलाने देते हैं। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। लेकिन मैं लू शियालांगजुन का नाम जानता हूँ। ओह, लू शियालांगजुन का नाम क्या है? तलवार लिए हुए व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। वह लू किंग के बारे में उतना ही उत्सुक था जितना कि बूढ़ा डॉक्टर, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। आखिरकार उसने अपनी आंखों से लू किंग को एक जनजात मार्शल आर्टिस्ट को कुचलते हुए देखा था।
वह हिंसक दृश्य आज भी उसके रोंगटे खड़े कर देता है। लू शियालांगजुन का उपनाम लू है और उनका एकल नाम किंग है। लू किंग, वह आदमी जिसके पास तलवार धीरे धीरे नाम दोहराती रही। उन्हें याद आया कि सीनियर चेन लू किंग को आह किंग कहकर बुलाते थे, लेकिन काफी सोचने के बाद भी उसे उस नाम का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष शिष्यों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसी क्षण अचानक किसी ने कहा, उपनाम लू, नाम किंग कांगझोउ से। क्या ये पुराने दिव्य चिकित्सक का शिष्य वही रहस्यमय युवक हो सकता है जो 2 साल पहले हिडन ड्रैगन लिस्ट में दिखाई दिया था? उसे इस याद दिलाने पर बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। केवल तलवार वाला आदमी ही असमंजस में था। हिडन ड्रैगन लिस्ट क्या है? वह जानता था कि हिडन ड्रैगन लिस्ट क्या है, लेकिन इसका लू शियालांगजुन से क्या संबंध था? महामहिम, बात कुछ इस तरह है। सिल्वर मून संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने ये जानते हुए समझाया कि ग्रैंड एल्डर एकांतवास में थे और युवा पीढ़ियों की सूचियों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। 2 साल पहले तियानजी टावर ने एक नई हिडन ड्रैगन लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में लू किंग नाम के एक युवक का नाम भी शामिल था, जिससे कुछ विवाद पैदा हुआ था। पिछले 2 वर्षों में तियानजी टावर ने हिडन ड्रैगन लिस्ट को अपडेट नहीं किया है और हर कोई इसके बारे में कुछ हद तक भूल गया है। लेकिन उस समय कई लोगों का मानना था कि 10 वर्षों के भीतर लू किंग नाम का ये युवक बाधाओं को पार करके सहज क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और सबसे कम उम्र के सहज क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक बन सकता है। स्पष्टीकरण सुनने के बाद तलवारधारी व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वह कहना चाहता था कि उस युवक के लिए जन्मजात क्षेत्र का कोई महत्व नहीं था। कुछ देर पहले ही उसने लू किंग को अपने नंगे हाथों से एक जन्मजात स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को कुचलते हुए देखा था। हालांकि सहज ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना, उस वाक्य ने तलवारधारी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आया कि वह लू किंग के साधना स्तर को कभी भी नहीं समझ पाया था। इसी तरह उसने लू किंग को सहज वास्तविक ची का उपयोग करते हुए नहीं देखा था, जो हमेशा रक्त और ऊर्जा से लड़ता था, सहज क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की अनूठी आभा के बिना। वह पहले सोचता था कि लू किंग अपनी असली शक्ति छिपा रहा है और अपने लिए कोई तुरुप का पत्ता बचाकर रख रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं है। लू किंग के पास कुछ गुप्त शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी सहज वास्तविक ची का उपयोग करने में असमर्थता सच हो सकती है, क्योंकि वह अभी तक जन्मजात अवस्था तक नहीं पहुंचा था। इसलिए उसकी साधना का स्तर अभी भी जन्मोत्तर अवस्था में था। लेकिन अगर यह सच होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि लू शियालांगजुन ने जन्मोत्तर अवस्था में रहते हुए ही एक जन्मजात क्षेत्र के विशेषज्ञ की हत्या कर दी थी? फुफकार, तलवार लिए हुए व्यक्ति ने अनायास ही गहरी सांस ली। उसके भीतर एक गहरा भय उत्पन्न हो गया। लू किंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके जाने के बाद तलवारधारी व्यक्ति और अन्य लोगों ने उसके अतीत के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। इस समय वह मागो और अन्य लोगों को लियून टाउन और फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट में घटी घटनाओं का ब्यौरा दे रहा था। तो कस्बे में पहले इतनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मागो को एहसास हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ जू ने पेड़ की चोटी से सब कुछ देखने के बाद हमारे प्रति अपना रवैया बदल दिया। उन्होंने तुम्हें और बूढ़े डॉक्टर को घेरा तोड़ते हुए जरूर देखा होगा। फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के वे नेता सचमुच पागल थे। लोगों को रक्त बलि के रूप में इस्तेमाल करते थे और अपने शिष्यों को भी नहीं बख्शते थे। वे सचमुच राक्षस थे, वेई जियान ने आक्रोश से कहा। उन्होंने बुरी विद्याओं का अभ्यास किया था और उनका स्वभाव सूक्ष्म रूप से बदल चुका था। उन्हें राक्षस कहना गलत नहीं है। लू किंग ने सिर हिलाया। लेकिन फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के उन शिष्यों को मरना ही चाहिए था। वे इतने अहंकारी थे कि अंततः अपने ही संप्रदाय के नेताओं के हाथों मारे गए। यही तो कर्म का फल है। वेई जियान के नेक गुस्से को देखकर लू किंग को अचानक कुछ याद आ गया। जियान, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह क्या है? वेई जियान हैरान था। लू किंग ने गाड़ी के नीचे हाथ डाला, एक काली छड़ी निकाली और उसे सौंप दी। ये छड़ी एक दिव्य हथियार है। मूल रूप से यह फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर मोहू का हथियार था। मोहू की मृत्यु के बाद मैंने इसे ले लिया। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मेरे लिए एक दिव्य शस्त्र स्तर का दंड। वेई जियान स्तब्ध रह गया। अध्याय 249। क्या तुम मुझे ये दिव्य हथियार दे रहे हो? लू किंग द्वारा सौंपे गए काले लंबे डंडे को देखकर वेई जियान दंग रह गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। हाँ, बिल्कुल सही, हम में से तुम अकेले हो जो लाठी का इस्तेमाल करते हो। ये दिव्य हथियार तुम्हारे लिए एकदम सही है, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये बहुत कीमती है। वेई जियान हिचकिचाया। ऐसा नहीं था कि वेई जियान इसे नहीं चाहता था, लेकिन दिव्य हथियार वास्तव में बेहद मूल्यवान थे। ये जानना जरूरी है कि पूरे वेई परिवार में केवल पूर्वज के पास ही दिव्य हथियार था। यहाँ तक कि उनके पिता, जो परिवार के मुखिया थे, उनके पास भी ऐसा कोई हथियार नहीं था। अब लू किंग उसे एक दिव्य हथियार की पेशकश कर रहा था और वेई जियान वास्तव में इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, आखिर ये हमें मुफ्त में मिली है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बेकार ही जाएगी। वैसे भी लाठी चलाने में सिर्फ तुम ही माहिर हो, तो हम इसे और किसे देंगे? बस ले लो। लू किंग ने लंबी लाठी वेई जियान के हाथों में थमा दी। लू किंग के आग्रह को देखकर वेई जियान ने अनिच्छा से लंबी छड़ी स्वीकार कर ली।
लेकिन उनका चेहरा अब भी कुछ हद तक अचंभित लग रहा था, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से एक दिव्य हथियार प्राप्त कर लिया है। छड़ी की ठंडी और आरामदायक बनावट को महसूस करते हुए उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह सपना देख रहा है। हालांकि ये दिव्य हथियार अच्छा है, लेकिन आपकी वर्तमान क्षमता के कारण आप इसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। अभी के लिए अपनी ऊर्जा और रक्त का उपयोग करके इसे पोषित करना और इससे परिचित होना सबसे अच्छा है। यह अभी युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। भविष्य में जब आप आंतरिक अंगों के स्तर के मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे तो ये दिव्य हथियार आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। लू किंग ने वेई जियान के उस छड़ी के प्रति लगाव को देखकर याद दिलाया। एक दिव्य हथियार कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यहाँ तक कि सबसे बुनियादी दिव्य हथियार में भी एक जादुई कलाकृति के कुछ गुण मौजूद थे। वेई जियान की वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए वह अभी इसे संभाल नहीं सकता था। मैं इसे याद रखूंगा, वेई जियान ने गंभीरता से जवाब दिया। गाड़ी चलाते हुए मागो ने अंदर हो रही बातचीत सुनी और मुस्कुराए। वेई जियान उनका एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्य था और अपने गुरु के रूप में मागो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे कि वेई जियान ने एक दिव्य हथियार प्राप्त कर लिया था। वैसे किंग, तुमने फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के नेता से लड़ते समय किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया था? ये काफी अजीब लग रहा था। लू किंग द्वारा वेई जियान को निर्देश देना समाप्त करने के बाद बूढ़े डॉक्टर ने अचानक पूछा। वह मोजेन के साथ युद्ध में लू किंग द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखकर काफी आश्चर्यचकित था। पहले तलवारबाज जैसे बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति में पूछना सुविधाजनक नहीं था, लेकिन अब वह आखिरकार पूछताछ कर सकता था। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे मैंने हाल ही में हासिल किया है। लू किंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। मैंने एक बार एक खजाना प्राप्त किया था और दुनिया में हाल ही में हुए बदलावों के साथ मैंने उसके एक हिस्से को परिष्कृत किया, जिससे मुझे ये क्षमता प्राप्त हुई। इतना कहकर लू किंग ने अपना हाथ पलटा और हल्के से नीचे दबाया। डिब्बे में बैठे हर व्यक्ति को एक अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था, जिससे उनके शरीर थोड़े भारी लगने लगे थे। लू किंग तो बस इतना ही चाहता था कि घोड़ों को इसका हल्का सा एहसास हो, इसलिए उसने ज्यादा बल नहीं लगाया, वरना घोड़े इसे सहन नहीं कर पाते। ये शक्ति, बूढ़े डॉक्टर की आंखों में आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया। उसे यह एहसास हो रहा था कि यह भारीपन कोई भ्रम नहीं था, उसका शरीर वास्तव में भारी हो गया था। ये चुंबकत्व की शक्ति है, एक प्रकार की पृथ्वी शक्ति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के समान है। हालांकि यह मेरे नियंत्रण में है और इच्छा अनुसार दिशा बदल सकती है। लू किंग ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाते हुए समझाया और शक्ति तुरंत बदल गई, जिससे वे ऐसे ऊपर उठ गए मानो तैरने वाले हों। चुंबकीय बल, ये शक्ति वास्तव में असाधारण है। पृथ्वी की शक्तियों में भी यह काफी दुर्लभ है। यहाँ तक कि पृथ्वी आधारित सच्ची ऊर्जा में विशेषज्ञता रखने वाले कुछ जन्मजात ग्रैंडमास्टर भी शायद इस पर महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। बूढ़े डॉक्टर ने इसे महसूस करने के बाद प्रशंसा की। बाकी लोग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे, खासकर शियायान, जिसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। भाई शियायान, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अगर यह और हल्का हो जाए तो क्या मैं उड़ पाऊंगी? यह इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उड़ना सीखना चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है। लू किंग मुस्कुराई। क्या शियायान सचमुच उड़ना सीख सकती है? छोटी बच्ची ने अपनी आंखें और भी चौड़ी कर लीं। वेई जियान ने भी अविश्वास भरी नजरों से देखा। क्या मनुष्य सचमुच उड़ सकते हैं? जहाँ तक उसे पता था, जन्मजात क्षमता वाले विशेषज्ञ भी उड़ नहीं सकते थे। लेकिन बूढ़े डॉक्टर के दिमाग में कुछ विचार आया। उनका दिमाग थोड़ा सा सक्रिय हुआ। लेकिन उड़ना सीखना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या तुम अब भी सीखना चाहते हो? लू किंग ने गंभीरता से पूछा। शियायान पढ़ना चाहती है। छोटी बच्ची ने बिना किसी झिझक के तुरंत चिल्लाकर कहा। ठीक है, कल से मैं तुम्हें उड़ने की तकनीक सिखाना शुरू कर दूंगी, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरू में उन्होंने योजना बनाई थी कि वे कुछ और दिनों तक झोंकझोंक पहुंचने तक इंतजार करेंगे, जहां उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही वे शियायान को साधना सिखाएंगे। लेकिन फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट से मिले लाभों ने उन्हें अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। चूंकि उसके पास 9 नेदर आइस स्पिरिट लिक्विड था, इसलिए शियायान की साधना को उन्नत किया जा सकता था। किंग, क्या तुमने शियायान को साधना सिखाने का फैसला किया है? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। जी हाँ गुरुजी, मैंने फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट के खजाने से कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त की हैं जो शियायान की साधना में सहायता कर सकती हैं, लू किंग ने उत्तर दिया। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया, लेकिन वह जिज्ञासु भी था। उन्होंने कई बार शियायान की साधना का जिक्र किया था, लेकिन लू किंग हमेशा कहती थी कि अभी सही समय नहीं है। अब जबकि लू किंग शियायान को साधना करने देने के लिए तैयार थी, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि लू किंग उसे कौन सी विधि सिखाएगी। ये सुनकर वेई जियान को आखिरकार समझ आ गया कि लू किंग उड़ने का वादा करके शियायान की साधना में रुचि जगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि तथाकथित उड़ने की तकनीक शायद लू किंग की ही मंगलअंत कहानी थी। गाड़ी लगातार आगे बढ़ती रही, हालांकि असमान जमीन के कारण कभी कभी उसमें झटके लगते थे। कई लड़ाइयों के बाद बूढ़ा डॉक्टर काफी थक गया था और उसने आराम करने और अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर वेई जियान और शियायान ने भी चुपचाप बोलना बंद कर दिया। अपने पास एक अनमोल खजाना होने के कारण जो लगातार उसके शरीर को पोषण देता रहता था, लू किंग को थकान महसूस नहीं होती थी। हालांकि ये देखकर कि गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान अपनी भौहों के एक्यू पॉइंट पर केंद्रित कर लिया।
उनकी भौहों के एक्यू पॉइंट में पृथ्वी आत्मा मोती केंद्र में एक भूरे तारे की तरह स्थित था, जो एक भारी और राजसी आभा बिखेरता हुआ धीरे धीरे घूम रहा था। इसके चारों ओर 5 अलग अलग रंगों के प्रकाश समूह थे। पृथ्वी आत्मा मोती के केंद्र में एक छोटा लेकिन अत्यंत रहस्यमय आत्मा प्रतीक स्थापित था, जो उस स्पर्श बिंदु के भीतर की हर चीज को नियंत्रित करता था। लू किंग की धारणा में पृथ्वी आत्मा मोती अपनी भारी और राजसी आभा के साथ धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन प्रत्येक घूर्णन एक दिव्य चक्की के समान था, जो उसके शरीर के भीतर की अशुद्धियों को पीसकर दूर कर रहा था। ज्यूली गांव छोड़ने के बाद से उसकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे उसकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति दोगुनी हो गई थी। लू किंग का अनुमान था कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह बिना किसी अन्य चाल की आवश्यकता के केवल अपने शारीरिक बल से ही झेंग परिवार की उस बूढ़ी महिला को आसानी से मार सकता है। इसी प्रकार उनकी आत्मिक शक्ति में वृद्धि ने उन्हें पृथ्वी आत्मा मोती को और अधिक परिष्कृत और नियंत्रित करने की अनुमति दी। वह पहले ही पृथ्वी आत्मा मोती का अधिकांश भाग परिष्कृत कर चुका था और पूर्ण नियंत्रण का दिन दूर नहीं था। अर्थ स्पिरिट पल पर इस अतिरिक्त नियंत्रण ने उन्हें इसकी और अधिक क्षमताओं में महारत हासिल करने की अनुमति दी। फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट में उसने चुंबकीय बल का उपयोग किया, जो उसकी क्षमताओं में से एक थी। चुंबकीय बल असाधारण था और यहाँ तक कि लू किंग भी इसके सार को पूरी तरह से समझा नहीं सका। अगर उन्हें तुलना करनी हो तो ये कुछ हद तक गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने जैसा था। हालांकि अब वह जिस चुंबकीय बल को नियंत्रित कर सकता था वह बहुत मजबूत नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह केवल एक नवविकसित जन्मजात विशेषज्ञ को ही रोक सकता है। यदि मोजेन जैसे अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें तो ये टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा इसकी रेंज भी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ लगभग 10 फीट। लू किंग की ताकत के लिहाज से यह कोई तुरुप का पत्ता तो नहीं था, लेकिन कमजोर विरोधियों से निपटने के लिए काफी उपयोगी था। बेशक अगर वह पृथ्वी आत्मा मोती को पूरी तरह से परिष्कृत कर ले तो चुंबकीय बल में काफी वृद्धि होगी, जिससे यह एक भयानक घातक प्रहार बन जाएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लगभग 10 दिनों में मेरी शारीरिक और आत्मिक शक्ति एक और चरम पर पहुंच जाएगी। तब तक झोंकझों पहुंचने का समय हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे वहां अपना अवसर मिल सकता है। अगर नहीं तो मैं सीधे सहज ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर लूंगा। लू किंग चुपचाप सोचने लगी। उसकी शक्ति काफी समय पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां वह किसी भी समय सहज ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। हालांकि उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि सफलता हासिल करने का ये सबसे अच्छा समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दायरे को दबाना जारी रखा। बाद में पृथ्वी आत्मा मोती के साथ उनकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति ने एक बार फिर सीमा को पार कर लिया, जिससे और अधिक वृद्धि संभव हुई। उन्होंने सहज ज्ञान स्तर तक पहुंचने की इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। अब उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति एक बार फिर चरम पर पहुंचने वाली थी। इसके अलावा लू किंग को लगा कि इस बार वह सच्ची पूर्णता प्राप्त कर लेगा। अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक औषधियों या खजानों के साथ भी उसकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता है। अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उसे जन्मजात शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस शिखर पर पहुंचने के बाद अगर उन्हें अवसर नहीं मिला तो वे सीधे सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे। तरक्की के रास्ते में अवसरों की आवश्यकता होती है, लेकिन आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। खेती बाड़ी के लिए संकोच और अनिश्चितता हानिकारक थे। यदि वह किसी अस्पष्ट अवसर के लिए अपने क्षेत्र को दबाता रहता है तो इससे उसकी साधना की मानसिकता को नुकसान होगा। ये बात समझकर लू किंग का दिमाग अचानक साफ हो गया। उनकी भौहों के एक्यू पॉइंट में स्थित आत्मिक शक्ति भी अधिक जीवंत हो उठी, जिसमें एक अवर्णनीय गुणवत्ता थी। लू किंग थोड़ा हैरान रह गई, फिर उसे बात समझ में आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ इसे समझने मात्र से ही मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिससे मेरी आत्मा की शक्ति अधिक शुद्ध और जीवंत हो जाएगी। ऐसा लगता है कि दिन में 3 बार आत्मचिंतन करने की प्राचीन कहावत वास्तव में बुद्धिमानी भरी है। इस छोटी सी जानकारी ने लू किंग के निर्णय को और भी मजबूत कर दिया। समय तेजी से बीत गया और लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद आकाश में अंधेरा छाने लगा। एक गांव से गुजरते हुए लू किंग और उसके साथियों ने एक धनी किसान से रात के लिए एक घर किराए पर लेने के लिए कुछ चांदी खर्च की। लू किंग और अन्य लोग अपने रात्रि प्रवास की व्यवस्था करने में व्यस्त थे। एक रहस्यमय स्थान पर, वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्राचीन मंदिर, बहते बादल, उड़ते सारस और एक परीलोक जैसा वातावरण था। एक भव्य पर्वत पर आधे रास्ते में एक जैड महल परिसर के सामने एक बड़ा चौक था। इस समय चौक पर सफेद वस्त्र पहने, बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए, सफेद बाल और दाढ़ी वाले और एक अमर भाव वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति बादलों को निहार रहे थे, विचारों में डूबे हुए थे। कुछ ही देर में कदमों की आहट सुनाई दी और काले बालों और दाढ़ी वाला एक लंबा हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी जिसने काला चोला पहना हुआ था पास आया। बड़े भाई, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि अब जब दुनिया बदल गई है और आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से प्रकट हो गई है तो क्या हमारे संप्रदाय को दुनिया में फिर से प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए। बड़े भाई, क्या समय आ गया है? काले बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित था लेकिन प्रसन्न भी था। अभी हमारा समय नहीं आया है, अमर जैसे दिखने वाले उस बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा। भले ही दुनिया बदल गई है, लेकिन नियम अभी भी विकसित हो रहे हैं और पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हैं। अगर हम अभी बाहर निकलेंगे तो हमें अवसर नहीं मिलेंगे, बल्कि नियमों द्वारा दबा दिए जाएंगे, जिससे हमारी नींव को ही नुकसान पहुंचेगा। लेकिन आपने अभी अभी तो यही कहा था। काले बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। हमारे लिए वह समय अभी नहीं आया है,
लेकिन युवा पीढ़ी के लिए अवसर आने ही वाले हैं। अमर जैसे दिखने वाले उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक रहस्यमय चमक दिखाई दी जब उसने आकाश की ओर देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आधे महीने में दुनिया के नियम कुछ हद तक बदल जाएंगे। उस समय पहला महान अवसर प्रकट होगा और जो कोई भी इसे पकड़ लेगा वह स्वर्ग का सच्चा प्रिय संतान बन जाएगा। वे अपने अमर मार्ग की सबसे मजबूत नींव रखेंगे और इस भीषण संघर्ष के युग में एक वास्तविक लाभ प्राप्त करेंगे। भविष्य में अमर बनना और पूर्वज बनना असंभव नहीं होगा। क्या ऐसा कुछ है? बड़े भाई, ये शानदार अवसर क्या है? काले बालों वाला बूढ़ा आदमी चौंक गया और उसने तुरंत पूछा, मुझे सटीक जानकारी नहीं है। मुझे ये जानकारी केवल पूर्वजों के अभिलेखों और मेरी गणनाओं से मिली है। अभिलेखों के अनुसार दुनिया में होने वाला प्रत्येक बड़ा परिवर्तन एक बड़ा अवसर लेकर आता है जो निश्चित नहीं होता। जब वह परिवर्तन प्रकट होता है तभी लोगों को पता चलता है कि वह क्या है। अमर जैसे दिखने वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी, क्या हम खुद इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकते? काले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। नहीं, अमर जैसे दिखने वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। इस दुनिया की अपनी एक आत्मा है और यह सभी अवसरों को किसी एक का एकाधिकार नहीं बनने देगी। ये युवा साधकों के लिए है। अगर हम बाहर निकले तो दुनिया के नियम हमें तुरंत दबा देंगे। अगर हम इस अवसर का लाभ भी उठा लें तो यह एक व्यर्थ की जीत होगी। अध्याय 250 वरिष्ठ भाई, क्या इसका मतलब ये है कि स्वर्ग और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों के बाद आने वाले पहले अवसर का हमसे कोई लेना देना नहीं है? काले बालों और काली दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अनिच्छा से कहा। बिल्कुल सही, यह अवसर युवा पीढ़ी का है। जाओ और संप्रदाय के उत्कृष्ट शिष्यों को इकट्ठा करो। हमें बहुत ज्यादा शिष्यों की जरूरत नहीं है, बस पूर्वलोक और जन्मोत्तर लोक से 10-10 शिष्य चाहिए। मुझे उनसे कुछ कहना है। अलौकिक और अमर स्वभाव वाले उस बुजुर्ग ने आह भरी। जी हाँ बड़े भाई, मैं तुरंत जाऊंगा। काले बालों और काली दाढ़ी वाला बुजुर्ग व्यक्ति जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या हमें इस बारे में गुप्त क्षेत्र में रहने वाले अन्य परिवारों को भी सूचित करना चाहिए? अलौकिक और अमर स्वभाव वाले उस बुजुर्ग ने एक पल सोचा और फिर कहा, उन्हें सूचित कर दो, अन्यथा कौन जाने समय आने पर वे क्या मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अपने छोटे भाई के चले जाने के बाद बड़ा भाई दूर बहते बादलों को देखता रहा। उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी। हमारी वंश परंपरा इस गुप्त क्षेत्र में हजारों वर्षों से विद्यमान है। अंततः स्वर्ग और पृथ्वी में एक और परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही है जो हमें यहाँ से निकलने की आशा दिलाएगा। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मुख्य संप्रदाय और अन्य महान संप्रदाय जो शून्य नौक पर सवार होकर संसार को भेदते हुए आगे बढ़े, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिला और क्या वे कभी वापस लौटेंगे। मैं बाहर आकाश और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न अवसरों का अनुमान लगा सकता हूँ और अन्य गुप्त स्थान भी इसी प्रकार के होने चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इस बार वे किन शिष्यों को अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने भेजेंगे। श्याओ यान, आज से तुम्हारा भाई तुम्हें साधना करना सिखाएगा। भविष्य में तुम उड़ पाओगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी गंभीरता से अभ्यास करते हो। सुबह के समय एक सपाट पत्थर पर लू किंग ने गंभीरता से कहा। उसके सामने शियाओ यान शियाओ ली को पकड़े हुए आज्ञाकारी भाव से बैठी थी। हाँ, जियाओ यान साधना करने के लिए बहुत मेहनत करेगी। अपने भाई की बातें सुनकर शियाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक श्वास लेने की तकनीक सिखाऊंगा। जब आप इस तकनीक में निपुण हो जाएंगे और आकाश और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकेंगे, तब मैं आपको साधना की अन्य विधियां सिखाऊंगा। ठीक है टिल्डा। शियाओ यान ने आशा से भरी चमकदार आंखों से लू किंग की ओर देखा। लू किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से अपनी उंगली बढ़ाकर शियाओ यान के माथे को छुआ। उनका लहजा बहुत ही सौम्य था। अब अपनी आंखें बंद करो और मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसके अनुसार अपनी सांसों को समायोजित करो। जैसे ही जियाओ यान ने अपनी आंखें बंद की, एक गर्म आध्यात्मिक शक्ति ने उसे धीरे से घेर लिया और एक सुखदायक आवाज उसके दिमाग में गूंजी जिसने उसे धीरे धीरे अपनी सांसों को समायोजित करने के लिए मार्गदर्शन किया। कुछ ही समय में वह एक अनोखी सांस लेने की लय के साथ एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गई। लू किंग ने अपनी उंगली पीछे खींच ली और ध्यानमग्न शियाओ यान को देखते हुए थोड़ा भावुक महसूस किया। उस छोटी बच्ची की साधना क्षमता वास्तव में उत्कृष्ट थी। इतने कम समय में ही उसने रहस्य को समझ लिया और ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गई। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें जन्मजात दाव शारीरिक आभा के अंश और बर्फ की मांसपेशियों और जैड हड्डी की प्रतिभा के साथ एक साधना प्रतिभा के रूप में पहचाना गया। शियाओ यान को पूरी तरह ध्यान में लीन देखकर लू किंग उसके बगल में पालथी मारकर बैठ गई और चुपचाप उसे देखती रही। शियाओ ली उसकी बाहों में समा गई और चुपचाप लेट गई। लू किंग ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और अचानक उसे कुछ सूझा। शियाओ ली, मुझे कल कुछ ऐसा मिला जो तुम्हारे काम आ सकता है। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवेलफाइनेट वेबसाइट खोजें। एक विचार के साथ लू किंग ने स्थानिक ची बैग से एक वस्तु निकाली। यह अंगूठे के आकार का एक सफेद फल था। पहले तो जियाओ ली हैरान रह गई, लेकिन जैसे ही उसने फल की खुशबू सूंघी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस फल को बीस्ट स्पिरिट फ्रूट कहा जाता है। ऐसा लगता है कि यह आत्मा पशु के रक्त को शुद्ध करने और उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? लू किंग ने सफेद फल को शियाओ ली के सामने लटका दिया। शियाओ ली की निगाहें फल पर टिकी रहीं। उसने लू किंग की बातों पर उत्सुकता से सिर हिलाया और उसे लालसा भरी नजरों से देखा। इसकी सहज असाधारण समझ ने इसे बताया कि यह सफेद फल बहुत फायदेमंद है।
ठीक है, ये तुम्हारा है। उस नन्हे जीव की उत्सुक आंखों को देखकर लू किंग को हंसी आई और उसने उसे फल दे दिया। शियाओ ली की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सफेद फल को अपने पंजों में पकड़ा और बिना किसी झिझक के उसे निगल लिया। जियो ली, तुम। लू किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा प्राणी इतना अधीर होगा और फल को इतनी जल्दी निगल जाएगा। हालांकि बीस्ट स्पिरिट फ्रूट आध्यात्मिक जीवों के लिए बहुत फायदेमंद था और इसे सीधे खाया और परिष्कृत किया जा सकता था, लेकिन इसे पूरा निगलने से छोटा जीव फिर से सो सकता था। निश्चित रूप से सफेद फल निगलने के कुछ ही समय बाद शियाओ ली की पलकें झुकने लगीं और वह लू किंग की बाहों में सो गया। अब लू किंग को 2 छोटे बच्चों की देखभाल करनी थी। शियाओ ली को पकड़े हुए लू किंग चुपचाप इंतजार करती रही। लगभग आधे घंटे बाद शियाओ यान ध्यान से जागी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उत्साह से भरी हुई थीं। तुम जाग गए, कैसा महसूस कर रहे हो? लू किंग ने धीरे से पूछा। भाई, शियाओ यान अब बहुत सहज महसूस कर रही है, मानो उसके पास असीम शक्ति हो। शियाओ यान ने कहा, ये तो महज एक भ्रम है, लेकिन शियाओ यान वाकई कमाल की है। पहली बार श्वास तकनीक का अभ्यास करते हुए तुम आधे घंटे तक ध्यान लगा सकती हो। तुम तो अपने भाई से भी बेहतर हो जब उसने शुरुआत की थी। लू किंग ने प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वास्तव में, सचमुच, शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। बेशक, तुम्हारे भाई ने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? लू किंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हे, शियाओ यान खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसने के बाद उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने लू किंग की बाहों में शियाओ ली की ओर देखा। भाई, शियाओ ली को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मैंने इसे कुछ अच्छा खिलाया था। खाने के बाद ये सो गया, लेकिन जागने पर यह पहले से बेहतर और मजबूत होगा, लू किंग ने समझाया। शियाओ यान को राहत महसूस हुई, लेकिन वह हंसे बिना नहीं रह सकी। शियाओ ली कितनी आलसी है, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाती है। वह तो शियाओ यान से भी ज्यादा आलसी है। लू किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। आज हमने आपको सांस लेने की तकनीक सिखाने में काफी समय बिताया है। नाश्ते के बाद हमें फिर से निकलना होगा। जिस गांव में वे पिछली रात रुके थे, वहां लौटने पर उन्होंने पाया कि जिस परिवार से उन्होंने घर किराए पर लिया था, उन्होंने नाश्ता तैयार कर रखा था। खाना खाने के बाद लू किंग ने परिवार को धन्यवाद के रूप में कुछ पैसे दिए, फिर गाड़ी को जोड़ा और दोबारा चल पड़ा। किंग, क्या तुम शियाओ यान को साधना सिखाने के लिए जल्दी बाहर ले गए थे? गाड़ी में बैठे बूढ़े डॉक्टर ने शियाओ यान की ओर देखा, जिसकी आभा में काफी बदलाव आ चुका था, और उत्सुकता से पूछा। जी हाँ, दादाजी चेन। भाई ने मुझे सांस लेने की तकनीक सिखाई। बहुत मजा आया। अभ्यास करने के बाद शाओ यान ऊर्जा से भर गई। भाई ने कहा कि जब मैं और बेहतर हो जाऊंगी तो उड़ना सीखूंगी। शाओ यान ने गर्व से कहा। सांस लेने की तकनीक? बूढ़ा डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर लू किंग की ओर देखने लगा। श्वास लेने की तकनीक वास्तव में ची भक्षण तकनीक की एक प्रारंभिक विधि है। इसका उद्देश्य श्वास के माध्यम से सांस को नियंत्रित करना, शरीर की कल्पना करना और शारीरिक अशुद्धियों को दूर करना है। अंततः इसका उद्देश्य एक ऐसी स्थिति प्राप्त करना है जहां सांस बिना किसी अशुद्धि के पूरे शरीर में प्रवाहित हो और सभी नाड़ियां अवरुद्ध न हो, लू किंग ने समझाया। सांस पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, कोई अशुद्धि नहीं है, सभी नाड़ियां अवरुद्ध नहीं हैं। बूढ़ा डॉक्टर और भी आश्चर्यचकित हुआ। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, मार्शल मार्ग में केवल पूर्व दिव्य क्षेत्र में पहुंचने, स्वर्ग और पृथ्वी का सौभाग्य प्राप्त करने और पूर्व दिव्य शरीर का विकास करने के बाद ही कोई इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। एक बार जब जियाओ यान श्वास लेने की तकनीक में निपुणता प्राप्त कर लेगी और अपनी सभी नसों को खोल लेगी, तो वह अनिवार्य रूप से पूर्व दिव्य क्षेत्र में पहुंच जाएगी। हालांकि चूंकि उसने ची और रक्त के शारीरिक सुदृढ़ीकरण से गुजरना नहीं किया है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से वह टेंडन और बोन्स क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़ा डॉक्टर असमंजस में था। गुरुजी, मैं शियाओ यान को उसकी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए श्वास तकनीक नहीं सिखा रहा हूँ। मुझे आशा है कि वह शीघ्र ही उस अवस्था तक पहुंच जाएगी जहां उसकी श्वास उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो और सभी नाड़ियां अवरुद्ध न हो। उस समय मैं उसे ची भक्षण तकनीक सिखाऊंगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, लू किंग ने समझाया। ची भक्षण तकनीक? किंग, क्या आप योजना बना रहे हैं? बूढ़े डॉक्टर को अचानक लू किंग का इरादा समझ आ गया। हाँ, शियाओ यान की प्रतिभा असाधारण है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि वह सीधे प्राचीन ची साधना करने वालों के मार्ग का अनुसरण करे। लू किंग ने सिर हिलाया। हालांकि मार्शल आर्ट के मार्ग में प्रवेश की बाधा कम है, लेकिन प्रगति धीमी और कठिन है। जियाओ यान के पास आइस मसल और जेड बोन की प्रतिभा है और उसमें सहज दाओ बॉडी ऑरा का अंश भी है, जो उसे साधना के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार बनाता है। स्वाभाविक रूप से लू किंग उसे मार्शल आर्ट का मार्ग अपनाने नहीं देगी, बल्कि सीधे उसे साधना का मार्ग अपनाने देगी। चूंकि आपने सब कुछ योजना बना लिया है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। लू किंग की आत्मविश्वासपूर्ण योजनाओं से बूढ़े डॉक्टर को राहत मिली। दूसरी ओर वेई जियान उनकी बातचीत से पूरी तरह से अचंभित थी। वह श्वास तकनीक, ची भक्षण तकनीक और ची साधक जैसे शब्दों को नहीं समझ पा रहा था। ये सभी शब्द उसके लिए अपरिचित थे और वह साधना की गहन और रहस्यमय प्रकृति पर आश्चर्यचकित था। गाड़ी आगे बढ़ती रही और दोपहर में घोड़ों को आराम देने के लिए रुकी, फिर यात्रा दोबारा शुरू की। हालांकि दोपहर होते होते गाड़ी की गति काफी धीमी हो गई और यात्रा बहुत ही उबड़-खाबड़ हो गई। लू किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और झटकों से शियाओ ली को जगाने से बचाने के लिए उसे और कसकर पकड़ लिया। गुरुजी, क्या हो रहा है?
गाड़ी इतनी हिल क्यों रही है? वेई जियान ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए पूछा। फिर अचानक गाड़ी रुक गई। भाई लू, बूढ़े डॉक्टर, हमें कोई समस्या हो सकती है। मागो की आवाज गाड़ी के आगे से आए। किस तरह की समस्या? लू किंग। उसने पर्दा उठाया और बाहर देखा। क्या ये डाकू हो सकते हैं? लेकिन उसे आसपास किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। हालांकि जब लू किंग ने बाहर की स्थिति देखी तो वह स्तब्ध रह गया। वे एक बेहद ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क पर थे, जहां जमीन असमान थी और रास्ता इतना संकरा था कि गाड़ी मुश्किल से ही निकल पाती थी। गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में फंस गया था, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। हम कहाँ हैं? लू किंग ने शियाओ ली को शियाओ यान को सौंप दिया और आसपास का जायजा लेने के लिए गाड़ी से उतर गई। वे पहाड़ के आधे रास्ते में एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर थे, जिसके बगल में एक चट्टान थी, जिससे ये रास्ता बेहद खतरनाक हो गया था। बूढ़ा डॉक्टर गाड़ी से उतरा और चारों ओर देखने लगा, उनकी दुर्दशा को समझते हुए। हम अझोउ के करीब पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि यह सभी राज्यों में सबसे दुर्गम है, जिसका अधिकांश क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है, जिससे इसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अझोउ, लू किंग समझ गई। पिछले 2 वर्षों में वह अझोउ सहित दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वह जानता था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई पहाड़ और नदियां हैं, और अन्य राज्यों की तुलना में इसे एक निर्जन और खतरनाक जगह माना जाता है। ये काफी परेशानी वाली बात है। लू किंग ने चारों ओर देखा, उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। अगर यह सिर्फ एक छोटा सा मुश्किल रास्ता होता तो वह और मागो गाड़ी को उठाकर उस पर से ले जा सकते थे, लेकिन अगर पूरा राज्य ऐसा होता तो यह असंभव होता। क्या उन्हें गाड़ी छोड़कर बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा? लू किंग दुविधा में थी। उसे पैदल चलने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शियाओ यान और बूढ़े डॉक्टर इतनी लंबी यात्रा सहन नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वेई जियान भी शायद बच न पाए। इसके अलावा वे उस गाड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे जो उन्हें मौसम की मार से बचाती थी। वह इसे तब तक छोड़ना नहीं चाहता था जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। पीछे मुड़कर देखें तो हमें लंबा रास्ता अपनाना चाहिए था। लू किंग को खेद हुआ। उन्होंने और बूढ़े डॉक्टर ने इस बात पर चर्चा की थी कि क्या कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि बूढ़ा डॉक्टर कभी अझोउ नहीं गया था और उसे सड़क की स्थिति का पता नहीं था। लेकिन लंबे मार्ग का मतलब था बहुत लंबी यात्रा, जिसमें एक और राज्य के बराबर दूरी जुड़ जाती थी। वे जल्दी से झोंगझोउ पहुंचना चाहते थे और उन्होंने यह मार्ग चुना, ये सोचकर कि भले ही अझोउ की सड़कें कठिन हो, ये बहुत लंबी यात्रा से बेहतर होगा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अझोउ का इलाका इतना दुर्गम होगा, जिससे गाड़ी का वहां से गुजरना लगभग असंभव हो जाएगा। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? लू किंग ने बूढ़े डॉक्टर की ओर देखा। बूढ़े डॉक्टर ने उनकी दुर्दशा को समझा और आह भरते हुए कहा, हमारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो वापस लौट जाएं या गाड़ी छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ें। दोनों ही विकल्प आदर्श स्थिति से बहुत दूर थे। वापस लौटने में बहुत समय बर्बाद हो जाता और गाड़ी छोड़ने का मतलब था बहुत सारा सामान पीछे छोड़ देना। लू किंग स्थानिक ची थैली का उपयोग करके सब कुछ ले जा सकता था, लेकिन वह इस क्षमता को प्रकट करने में हिचकिचा रहा था और उसे यकीन नहीं था कि शियाओ यान इस कठिनाई को सहन कर पाएगी या नहीं। जब लू किंग सोच रही थी, वेई जियान ने अफसोस जताते हुए कहा, पिछले 2 दिनों की हमारी यात्रा व्यर्थ गई। काश हमारी गाड़ी उड़ सकती। बकवास मत करो, ये तो बस एक साधारण रथ है, कोई उड़ने वाली जादुई वस्तु नहीं। लगता है तुम फिर से शियाओ यान और शियाओ ली की कहानियों वाली किताबें पढ़ रहे हो। मागो ने हंसते हुए डांट लगाई। हालांकि वेई जियान की बातों से लू किंग चौंक गई।